हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे अगला टॉपिक हाइपोथैलेमस। कल अपना हो गया था पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस होता है स्टूडेंट फोर ब्रेन की डाइएनसिफलोन की फर्श वाला भाग है। कौन से वाला भाग है बच्चे? डाइएनसिफलोन की फर्श, जो फ्लोर होता है वो वाला भाग है। जैसे अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे वाला भाग है ना डाइएनसिफलोन का बच्चे, नीचे वाले भाग को बोलते हैं फर्श, और जो इसका ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं छत, रूफ। और इसके फर्श और छत के बीच में जो पार्ट होता है साइड में, लेटरल साइड में, इसे बोलते हैं थैलेमस। तो डाइएनसिफलोन का जो 80% पार्ट होता है वो किससे बना हुआ है? थैलेमस से। और 10% एपिथैलेमस और 10% हाइपोथैलेमस। और इन तीनों को ही अपन क्या बोलेंगे बच्चे? डाइएनसिफलोन। एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में जो कैविटी होती है इसे बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है इसे बच्चे अपन बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसे क्या बोलते हैं? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो नीचे है ना हाइपोथैलेमस, इसके नीचे एक मटर के दाने के आकार की पी शेप स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और ऐसे ही इसके एपिथैलेमस के साथ में ऊपर की ओर एपीफाइसिस मतलब ऊपर और हाइपोफाइसिस मतलब नीचे। तो एपीफाइसिस के जो साथ में अटैच है एपिथैलेमस के साथ में, इसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। तो इस प्रकार से बच्चे आप देख रहे होंगे, एक तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, और एक देख रहे हैं पीनियल ग्लैंड, और एक देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही कंट्रोल करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उस पर भी कंट्रोल करता है, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है बाई न्यूरॉन, और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करता है बाई पोर्टल सिस्टम। तो अगला पॉइंट अपना बच्चे वो इसमें कौन सा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है, कौन से काम करता है शरीर में, वो अपन जानते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में इसके लिखा हुआ है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ ए मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड किसको बोला गया है? पीनियल, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला गया है? मास्टर ग्लैंड। लेकिन हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ ए मास्टर, बोले तो हेड मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, कौन करता है बच्चे? तो आप कहेंगे हाइपोथैलेमस। कौन से हार्मोन स्रावित करता है? तो बच्चे का आंसर होता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, बोले तो संदमक हार्मोन स्रावित करके पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ये इसका हो गया पहला कार्य। दूसरा फंक्शन होता है थर्मो रेगुलेटर ऑफ बॉडी, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को कांस्टेंट बनाए रखता है बच्चे। शरीर का ताप नियामक, यह शरीर का तापमान हमेशा स्थिर बनाए रखता है, कौन? हाइपोथैलेमस, बोले तो समतापी आइसोथर्मल, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी, शरीर का ताप स्थायी। मतलब ये क्या होता है? शरीर का ताप स्थायी होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है बच्चे। अगला पॉइंट इसमें रखा है बच्चे एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब यहां से ये हार्मोन भी बनाता है बच्चे। हाइपोथैलेमस होता है वो खुद हार्मोन बनाता है। कौन से हार्मोन बनाता है? तो आप कहोगे सर ये एक तो बनाता है ऑक्सीटोसिन और एक बनाता है वैसोप्रेसिन, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इनका ये क्या करता है? संश्लेषण करता है, सिंथेसिस। तो अपन कह सकते हैं हाइपोथैलेमस किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अगला इसका फंक्शन कौन सा है बच्चे? कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शन। ये हाइपोथैलेमस शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है जिस पर अपना नियंत्रण नहीं होता। सोचने मात्र से अपन एक्टिविटी को बदल नहीं सकते, ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। लाइक हंगर, भूख लगना, थर्स्ट, प्यास, लव, हेट और स्लीप। भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम, घृणा और नींद, ये सभी प्रकार की एक्टिविटी जो एक्शन होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। और हाइपोथैलेमस इन सब का क्या करता है? कंट्रोल या नियंत्रण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। और इसका फिफ्थ फंक्शन कौन सा है बच्चे? तो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है बच्चे। तो अपन कह सकते हैं भावनात्मक मस्तिष्क का एक भाग हाइपोथैलेमस है। मतलब इमोशंस कंट्रोल कहां से होते हैं? हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। तो ये आपके सामने हाइपोथैलेमस के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन रखे गए हैं। अगले पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो इसमें दे रखा है हाइपोथैलेमस में दो प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है, जो अपन पहले देख चुके हैं। हाइपोथैलेमस के पास में कितने प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है? तो बच्चे का आंसर होता है सर हाइपोथैलेमस के अंदर दो प्रकार की न्यूक्लियाई पाई जाती है। और ये न्यूक्लियाई क्या होती है? ग्रुप ऑफ साइटोन। साइटोन क्या होता है बच्चे? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन होती है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, उसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे आगे जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स,
मेन पार्ट होता है उसे बोलते हैं साइटोन, और पीछे वाला जो बड़ा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन। तो ग्रुप ऑफ साइटोन प्रेजेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है साइटोन। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक न्यूक्लियाई तो कौन सी है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और एक है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई किसका सीक्रेशन कर रही थी, एडीएच वैसोप्रेसिन, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच को पिट्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। पिट्रेसिन हार्मोन किसे कहते हैं, एडीएच को बच्चे। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण करती है, वो कौन सी करती है, पीवीएन, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं बच्चे, तो बच्चे का आंसर है पिटोसिन हार्मोन भी इसे कहते हैं। इस प्रकार से अपन कह देंगे कि हाइपोथैलेमस में कितने प्रकार की न्यूक्लियाई हैं, दो प्रकार की, एक है एसओएन और दूसरी है पीवीएन। तो बच्चे यहाँ पर अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के नियंत्रक हार्मोन स्रावित करता है, और ये नियंत्रक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर नियंत्रण करते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। और एक हार्मोन को अपन बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरी हार्मोन कौन से होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है तो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करके करता है। एक तो है यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे कौन से हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों आपस में एक साथ मिलकर अग्र पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन ये स्रावी हार्मोन है जो अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के स्राव के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, प्रेरित करते हैं, और ये कैसे करेंगे बच्चे, स्राव को रोकते हैं, या बोल सकते हैं संदमित करते हैं। मतलब ये अग्र पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको रोकते हैं और ये प्रेरित करते हैं बच्चे। मतलब दोनों का काम कैसा है, अपोजिट फंक्शन है। अगले पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, इसमें दे रखा है कि वो कौन से हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होकर अग्र पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था वो कौन से हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जिसे आप देख रहे होंगे बच्चे, यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन कहां से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, और इनहिबिटरी हार्मोन भी कहां से आ रहे हैं, हाइपोथैलेमस से बच्चे। जो क्या करेंगे, इन्हें बोलते हैं संदमक हार्मोन। इन्हें क्या बोला जाता है, संदमक के हार्मोन। तो देखो बच्चे इसमें दे रखा है सबसे पहले रिलीजिंग हार्मोन कौन सा, GnRH। क्या बोलेंगे इनको, GnRH रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां से आता है बच्चे, GnRH रिलीजिंग हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, और काम कहां पर करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब हाइपोथैलेमस के हार्मोन बच्चे अग्र पीयूष ग्रंथि के पास में आते हैं तो किसके माध्यम से आते हैं, तो बच्चे का आंसर है सर ये ब्लड के माध्यम से आते हैं, रक्त के माध्यम से आते हैं। और रक्त के माध्यम से आते हैं तो एक सिस्टम बना हुआ है, और इस सिस्टम को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और इस पोर्टल सिस्टम का नाम क्या है, तो अपन कहेंगे बच्चे पोर्टल सिस्टम का नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि के पास में आते हैं, वो कौन से सिस्टम से आते हैं बच्चे, तो बच्चे का आंसर सही है, तो रक्त के माध्यम से आते हैं, ब्लड के माध्यम से, और एक सिस्टम बन जाता है, इसे बोलते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और एंटीरियर पिट्यूटरी अग्र पीयूष ग्रंथि के पास में होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्रेटरी सेल से स्रावी कोशिकाएं जो हार्मोन का स्रावण करती है बच्चे, सीक्रेशन करती है। 5 टाइप ऑफ सीक्रेटरी सेल्स किसके पास में होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन सी बच्चे, STCGL, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल किसके पास में है, अग्र पीयूष ग्रंथि बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर ये रिलीजिंग हार्मोन कौन सा, GnRH रिलीजिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है सोमेटोक्राइनिन। ये सोमेटोक्राइनिन हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोले तो STH, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन बच्चे। तो इस साइड से ये क्या करता है, ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन है, लेकिन दूसरी साइड से कौन सा हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, जो सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन मतलब रोकने वाला, ये तो ग्रोथ को बढ़ाता है लेकिन ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, संदमित करता है। तो यहाँ पर सोमेटोक्राइनिन और सोमेटोस्टेटिन दोनों हार्मोन आपस में मिलकर शरीर की वृद्धि को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक वृद्धि को इंक्रीज करता है बच्चे, स्टिमुलेट करता है, तो एक वृद्धि को क्या करता है, संदमित करता है, इनहिबिट करता है, और इस प्रकार से वृद्धि प्रॉपर होती है शरीर में। अगले हार्मोन की अपन बात करते हैं, वो दे रखा बच्चे TSHRH, मतलब हार्मोन का क्या नाम है, TSHRH, नाम से ही पता चल रहा है, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या कह सकते हैं थायरोट्रोपिन, इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आता है, तो कहेंगे हाइपोथैलेमस से, और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कौन से हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, थायरोट्रोपिक हार्मोन TSH को स्टिमुलेट करने के लिए। और यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर 3 है ना, फीडबैक इनहिबिशन, कौन से हार्मोन का, तो अपन कहेंगे TSH, ACTH और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन LH और FSH।
LH और FSH, ACTH और TSH का इनहिबिशन होता है, वो कैसे होता है? फीडबैक इनहिबिशन। मतलब खुद हार्मोन होते हैं, उनकी अगर एक लेवल ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो वो खुद को ही क्या देते हैं? फीडबैक इनहिबिशन देते हैं, नेगेटिव फीडबैक। और फिर वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं? इनहिबिट हो जाते हैं, उनका सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पर थायरॉइड या थायरोट्रोपिक, थायरोटोनिन यहाँ पर दे रखा है थायरोट्रोपिक, तो यहाँ पर कौन सा? थायरोटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? TSH, अग्र पीयूष ग्रंथि से। CRH, तो यहाँ पर दे रखा है कोर्टिकोट्रोपिक, तो यहाँ पर बोलेंगे कोर्टिकोट्रोपिन। यहाँ पर दे रखा है कोर्टिकोट्रोपिक, तो यहाँ पर दे रखा है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या कह सकते हैं ACTH-RH, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। और अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है? तो ACTH और MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है बच्चे। ऐसे GnRH रिलीजिंग हार्मोन, GnRH रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है स्टूडेंट? तो बच्चे का आंसर है हाइपोथैलेमस से। लेकिन ये पोर्टल सिस्टम से होता हुआ किसके पास में आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और वहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट करवाता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन। और लास्ट हार्मोन दे रखा है बच्चे कौन सा? PRHRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास में आता है? पोर्टल सिस्टम से, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और वहां से रिलीज करवाता है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, बोले तो प्रोलैक्टिन, या PRL, इसे बोलते हैं PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टूडेंट, जो क्या करवाता है? फीमेल की मेमरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन करवाता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, एक साइड से आते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे साइड से आते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो बच्चे यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस से आने वाले रिलीजिंग हार्मोन किसके ऊपर काम करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, और वहां से करवाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का सीक्रेशन। एक साइड से आते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, जो क्या करवाते हैं? इनको इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का इनहिबिशन कौन करवाता है? सोमेटोस्टेटिन। इन तीनों हार्मोन का इनहिबिशन कौन करवाता है? तो आप कहोगे सर ये तो फीडबैक इनहिबिशन से कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पर प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन कौन करवाता है? डोपामाइन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रोलैक्टिन का इनहिबिशन कौन करवाता है? तो आंसर दोगे डोपामाइन। प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? PRLRH। कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं कि हाइपोथैलेमस से डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजिंग हार्मोन और डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटरी हार्मोन किसको कंट्रोल करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करें, वो दे रखा है स्टूडेंट पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ऐसा माना जाता है कि आज के हजारों साल पहले पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन अभी इसकी जो एक्टिवनेस है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो पीनियल ग्लैंड की अपन बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल, एक्टोडर्म से बनती है बच्चे, और इसका वजन होता है वो होता है 0.2 ग्राम। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पीनियल, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका वजन बता दिया आपको 0.2 ग्राम। और ऐसे ही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, वो कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, जिसका वजन होता है 25 to 30 ग्राम। ऐसे ही अपन कह सकते हैं बच्चे पीनियल ग्लैंड के दूसरे नाम क्या है? अदर नेम। अदर नेम की बात करते हैं तो एक तो इसको बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्री। एपिफाइसिस सेरेब्री क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि एपिथैलेमस के साथ में जुड़ी हुई होती है। पीनियल ग्लैंड किसके साथ में जुड़ी हुई होती है? तो बच्चे का आंसर होता है सर ये तो एपिथैलेमस के साथ में जुड़ी हुई होती है, तो इसे बोलते हैं एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोल सकते हैं इसको। एसरेवेलाई बोलते हैं इसको स्टूडेंट। पीनियल ग्लैंड को एसरेवेलाई भी बोला जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो शेप होता है वो किसके जैसा होता है? एस के जैसा होता है, एस के शेप की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एसरेवेलाई। शरीर की जैविक घड़ी भी बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। क्यों बोलते हैं आगे समझेंगे इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी? क्योंकि सोने जागने, खाने पीने, इन सभी क्रियाओं का नियमन कहाँ से होता है? पीनियल ग्लैंड से होता है। इसको बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? थर्ड आई भी बोला जाता है, तीसरी आंख बोला जाता है। योगा, मेडिटेशन, हाई कॉन्शियसनेस, इसको एक्टिव किया जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं तीसरी आंख, थर्ड आई। और इसको बोलते हैं मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सैंड, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे? उम्र के साथ में, एज के साथ में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसमें को बोलते हैं मस्तिष्क की रेत, ब्रेन सैंड भी बोला जाता है। अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर पोजीशन की बात करते हैं कि पीनियल ग्लैंड होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो फोर ब्रेन में डायेनसिफिलोन के एपिथैलेमस में, बताया था आपको एपिथैलेमस के साथ में जुड़ी होती है, इसलिए इसका नाम क्या भी है? एपिफाइसिस सेरेब्री। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बच्चे का आंसर है मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावण ये करती है, सीक्रेशन करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो बच्चे का आंसर है ये तो सर पीनियल ग्लैंड करती है। और ये किस प्रकृति का हार्मोन होता है? किस नेचर का हार्मोन है? तो एमिनो एसिड नेचर का ये हार्मोन होता है बच्चे, एमिनो एसिड नेचर।
मेलाटोनिन, मेला मतलब मिलेनिन पिगमेंट, टोनिन मतलब कमी। तो ये ध्यान रखना बच्चे, मिलेनिन पिगमेंट होता है वो शरीर में स्किन के कलर को डिसाइड करता है। अगर किसी के स्किन में, किसी की त्वचा में मिलेनिन पिगमेंट कम है तो उसकी त्वचा व्हाइट होती है, और अगर किसी पर्सन की स्किन के अंदर या त्वचा के अंदर मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। तो यहाँ पर यही तो बोल रहा है मेलाटोनिन, मतलब ये क्या करता है, मिलेनिन पिगमेंट में क्या लाता है, कमी लाता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है कि पीनियल और मेलाटोनिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं, पीनियल ग्लैंड होती है क्या काम करती है, या ऐसे बोलो कि मेलाटोनिन हार्मोन क्या फंक्शन करता है। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड या मेलाटोनिन का पहला फंक्शन दे रखा है, मासिक धर्म का नियमन करता है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। मादाओं के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन होते हैं बच्चे, 28 और 29 डेज। इसको ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन, पीनियल ग्लैंड बच्चे। बच्चों में सोने जागने, स्लीप वेल साइकिल, खाने पीने की क्रियाएं अर्थात जैव आवर्तित क्रियाओं का नियमन भी कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करता है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम और डायूरेनल साइकिल। इनको मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा में मेलानिन के संश्लेषण को कम करता है। वही बात आ गई बच्चे, मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो कौन से पिगमेंट को, मेलानिन पिगमेंट जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है, इसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब ये तो क्या करता है, कम करता है। लेकिन एमएसएच हार्मोन होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है मेलेनिन पिगमेंट बनाने के लिए। तो ये वाला हार्मोन तो क्या कर देता है, डार्कनेस को बढ़ाता है, और ये वाला हार्मोन डार्कनेस को कम करता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चे, इसमें दे रखा है मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में ज्यादा स्रावित होता है। मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो डार्कनेस वाला जो एरिया होता है उसमें ज्यादा बनता है। पीनियल ग्लैंड की अपन बात करें तो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है पीनियल ग्लैंड, और बात कर रहे हैं अंधेरे में ज्यादा क्या होता है, स्रावित होता है। अगर कोई पर्सन अंधेरे में चला जाता है तो उसकी बॉडी में मेलाटोनिन क्या होता है, ज्यादा बनता है हार्मोन, लेकिन मेलानिन पिगमेंट क्या होता है उसमें कम हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन मेलानिन पिगमेंट को कम बनाता है, मतलब इसके स्राव को या सीक्रेशन को कम कर देता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, हल्का लाइट कलर ऑफ स्किन। स्किन का कलर कैसा हो जाता है, लाइट कलर ऑफ स्किन। लेकिन अपन बात करते हैं लाइट, अगर कोई पर्सन धूप में चला जाए तो वहां से लाइट उसकी किस में जाएगी, आई में एंटर करेगी, आंख में। ऐसे इस साइड भी स्टूडेंट लाइट कहाँ से, इस आई से एंटर कर रही है, और लाइट का जो इम्पल्स है वो न्यूरॉन के माध्यम से किसके पास में जाएगा, लाइट का इम्पल्स न्यूरॉन के माध्यम से जाता है पीनियल ग्लैंड के पास में बच्चे। ऐसे इस साइड से भी किसके पास में जा रहा है, यहाँ से इम्पल्स किसके पास में जा रहा है, पीनियल ग्लैंड के पास में। बात किसकी कर रहे हैं अपन, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट की प्रेजेंस की अपन बात करें बच्चे तो यहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन क्या बनेगा, कम बनेगा, और मेलानिन वरना क्या हो जाएगा, उसमें पिगमेंट ज्यादा हो जाएगा तो स्किन उसकी हो जाएगी डार्क। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, ज्यादा बनेगा, और पिगमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट कलर ऑफ स्किन। लेकिन इसका उल्टा, अगर वो धूप में चला जाता है तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या बनेगा, उसमें कम बनेगा और पिगमेंट ज्यादा बनेगा, तो उसकी स्किन कैसी हो जाती है, डार्क इन कलर। इस हिसाब से पीनियल ग्लैंड स्किन के कलर को भी डिसाइड करता है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है बच्चे को दे रखा है कि पीनियल ग्लैंड बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है। पीनियल ग्लैंड होती है वो बच्चों में क्या होती है, मोर एक्टिव इन चाइल्ड, बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है, और अडल्ट में लेस एक्टिव होती है, कम सक्रिय होती है। बच्चे होते हैं उनमें पीनियल ग्लैंड ज्यादा सक्रिय होती है, और वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें ये कम सक्रिय होती है, लेस एक्टिव। पीनियल ग्लैंड के निष्क्रिय होते ही, मतलब ये कम सक्रिय हो जाती है, तो क्या आ जाती है, लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी आना प्रारंभ हो जाती है। स्टूडेंट इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब यहाँ पर अपन कह सकते हैं पीनियल ग्लैंड अगर निष्क्रिय होती है तो लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है उसमें, इसलिए जरूरी है पीनियल ग्लैंड का निष्क्रिय होना। जैसे जैसे बड़े होते हैं, बोले तो बच्चों से वयस्क की ओर जाते हैं अपन, तो पीनियल ग्लैंड क्या हो जाती है, निष्क्रिय, और अपन हो जाएंगे लैंगिक परिपक्व, सेक्सुअली मैच्योर। लेकिन यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है अंधे बच्चों में जल्दी निष्क्रिय हो जाती है टाइम से पहले, तो अंधे बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरिटी भी क्या आती है, जल्दी आ जाती है बच्चों। अगले पॉइंट की बात करें, थायराइड ग्रंथि। स्टूडेंट अगली ग्लैंड कौन सी आती है अपने पास में, थायराइड ग्लैंड, जो कहां प्रेजेंट होती है, नेक, गर्दन में पाई जाती है, लेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में। कौन सी साइड में, ये अपनी कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड, और ये कौन सी साइड है, डोर्सल साइड। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। अपन बात करें इसकी ओरिजिन की तो दे रखा है एंडोडर्मल इन ओरिजिन, किससे बनती है, अंतःचर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। स्टूडेंट अंतःचर्म से ये बनती है। इसका वजन, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, थायराइड, वजन कितना होता है, 25 to 30 ग्राम।
पोजीशन की अपन बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेरिंग्स व ट्रेकिया के बीच में पाई जाती है। लेरिंग्स और ट्रेकिया, ये नीचे क्या है ट्रेकिया, ये आपकी क्या है ट्रेकिया श्वास नली, ट्रेकिया श्वास नली, और ऊपर क्या है ये लेरिंग्स, ये क्या है लेरिंग्स साउंड बॉक्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। इनके बीच में जो ग्लैंड है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में कितने लोब होते हैं, तो अपन कह सकते हैं थायराइड ग्लैंड में होते हैं 2 लोब, एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, और दोनों लोब आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं और इसे बोलते हैं इस्थमस। तो स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब होते हैं वो एक एक कनेक्टिव टिश्यू से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोला गया है, तो इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं इस्थमस। मतलब दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो स्टूडेंट इसको बोला गया है इस्थमस। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे कि थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब होते हैं वो किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस्थमस के माध्यम से। और यहाँ पर प्रत्येक थायराइड ग्लैंड की जो एक लोब है इसमें कितने, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पैराथायरॉइड। कौन सी साइड में, डोर्सल साइड में बच्चे। और अपन बात करें थायराइड ग्लैंड होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, लेकिन पैराथायरॉइड कहाँ होती है, डोर्सल साइड में होती है। नंबर में कितनी होती है बेटा, 4 होती है, 4। मतलब 2 तो इसमें है और 2 इसमें है, टोटल कितने होती है पैराथायरॉइड, नंबर इन 4, मतलब नंबर में कितनी होती है, 4। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं स्टूडेंट। हाँ, इसमें एक ये भी ध्यान रखना आप कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी आकृति कैसी होती है, एच के जैसी दिखाई देती है। आप देख रहे होंगे ये एच के जैसा बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, थायराइड में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, थायराइड ग्लैंड में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड में अपन बात करें जिसमें हार्मोन स्रावित होते हैं, तो एक तो कौन सी ग्लैंड है, प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल कोशिकाएं, और एक कौन सी होती है बच्चे, पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स को बोलते हैं प्रापुट्टिकीय कोशिकाएं। सी सेल्स बोले तो क्लियर सेल्स, ये कौन सी सेल होती है, क्लियर सेल्स। और एक सेल होती है फोलिकुलर सेल, से बोलते हैं पुट्टिकीय कोशिकाएं। स्टूडेंट ये आप ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट में अपन देख रहे हैं कि पैराफोलिकुलर सेल्स और फोलिकुलर सेल्स होती है, उनका फंक्शन क्या है। प्रिंसिपल सेल या मुख्य सेल, फोलिकुलर सेल्स की अपन बात करें तो ये कोशिकाएं थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4 का सीक्रेशन करती है, स्रावण करती है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कैसे होता है, यह आपको ध्यान रखना है, टायरोसिन एमिनो एसिड प्लस आयोडीन के मिलने से होता है। टायरोसिन एमिनो एसिड हमेशा कितने, 2 टायरोसिन एमिनो एसिड जब किसके साथ में मिलते हैं, आयोडीन के साथ में, तो बनता है थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसे ये कह रहा है कि थायरोक्सिन एक कैसा हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। लेकिन कौन सी सेल्स बच्चे, पैराफोलिकुलर सेल्स, प्रापुट्टिकीय कोशिकाएं टीसीटी हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये वाली कोशिकाएं किसका सीक्रेशन कर रही थी, थायरोक्सिन का। लेकिन प्रापुट्टिकीय कोशिकाएं पैराफोलिकुलर सेल्स किसका सीक्रेशन करती है, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। टीसीटी आयोडीन मुक्त हार्मोन है, बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि टीसीटी होता है उसमें आयोडीन नहीं होता बच्चे, तो टीसीटी आयोडीन मुक्त हार्मोन है। या ऐसे कह सकते हैं टीसीटी आयोडीन युक्त हार्मोन नहीं है, टीसीटी में आयोडीन होता ही नहीं है, लेकिन थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, थायरोक्सिन कौन सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, फोलिकुलर सेल्स। और थायरोकैल्सिटोनिन का सीक्रेशन कहां से होता है, पैराफोलिकुलर सेल से इसका सीक्रेशन होता है, स्राव। तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बेटा, यहाँ पर दे रखा है थायराइड ग्लैंड का टीएस। ये कौन सी ग्लैंड अपने पास में, थायराइड ग्लैंड। ये आपके पास में है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब, ये एक लोब और ये दूसरी लोब, आपस में जिस टिश्यू से जुड़ रही है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इस्थमस। और इस थायराइड ग्लैंड का अपन ले रहे हैं टीएस, इसका अपन क्या लेते हैं बच्चे, टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। और जब इसका अपन ट्रांसफर सेक्शन लेके देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे होते हैं बच्चे, इसमें होती है 2 टाइप सेल्स। 2 टाइप सेल कौन सी बताया था अभी, फोलिकुलर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स। तो इसमें बच्चे एक तो ये वाली सेल्स है, इसमें ये, इन सेल्स को अपन क्या बोल रहे हैं, फोलिकुलर सेल्स। पुट्टिकीय कोशिकाएं, ये कौन सी सेल है, तो आप कहोगे सर ये तो फोलिकुलर सेल्स है। और इसके बाद जो छोटी छोटी सेल है, ये वाली सेल्स होती है जो किसमें प्रेजेंट है, स्ट्रोमल टिश्यू। बाहर कौन सा टिश्यू है बच्चे, ये वाला टिश्यू है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स या क्लियर सेल्स, प्रापुट्टिकीय कोशिकाएं। तो प्रापुट्टिकीय कोशिकाएं और एक कौन सी होती है, फोलिकुलर सेल्स, पुट्टिकीय कोशिकाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फोलिकुलर सेल्स होती है उसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर है थायराइड पुट्टिकाएं, मतलब थायराइड फोलिकल्स होती है इसके अंदर छोटी छोटी, यहाँ पर होती है छोटी छोटी थायराइड फोलिकल्स, थायराइड पुट्टिकाएं। और थायराइड पुट्टिकाएं होती हैं
वो बनाती है एक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनाती है थायराइड पुट्टिकाएं? तो बच्चे का आंसर है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनाती है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनती है। और बीच बीच में यहाँ पर इन फॉलिकल्स को ब्लड की सप्लाई करने के लिए होती हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। इस प्रकार से अपन पढ़ चुके हैं थायराइड ग्लैंड का टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है बॉडी में, कैसे फंक्शन करता है समझते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉलिकुलर सेल्स होती है किसका सीक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। और पैरा फॉलिकुलर सेल्स किसका सीक्रेशन करती है? थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी का। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो स्रावित होता है फॉलिकुलर सेल से। और ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो एक तो टायरोसिन एमिनो एसिड और एक किसके मिलने से? आयोडीन के मिलने से। टायरोसिन एमिनो अम्ल और आयोडीन मिलकर किसको बनाती है? तो बच्चे का आंसर है थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है। और इसका अन्य नाम क्या है बच्चे? अदर नेम इसका क्या है? T3 और T4। समझते हैं इसको T3 T4 कैसे कह रहे हैं अपन। सबसे पहले तो आपके पास में ये क्या है बच्चे? एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके पास में ये चैन किसकी है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बच्चे। और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है वो किससे बनती है? आपको पता होना चाहिए प्रोटीन किससे बनती है? एमिनो एसिड से बनती है, एमिनो अम्लों से बनती है। और इसी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के ऊपर होते हैं बहुत सारे एस एमिनो अम्ल ऐसे। और ये एमिनो अम्ल कौन से हैं बच्चे? तो अपन कहेंगे टायरोसिन एमिनो अम्ल। टायरोसिन एमिनो अम्ल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसी प्रोटीन के अंदर होते हैं। तो अब यहाँ पर T3 और T4 थायरोक्सिन है वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या होता है यहाँ पर? एक तो मोनो आयोडीनेटेड टायरोसिन एमिनो एसिड। मोनो आयोडीनेटेड मतलब एक आयोडीन वाला टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन एमिनो एसिड कौन सा? एक आयोडीन वाला, तो इसे बोलते हैं MI, मोनो आयोडीनेटेड टायरोसिन MIT। और एक होते हैं डाई आयोडीनेटेड टायरोसिन DIT। एक होता है MIT, एक होता है DIT। इसमें आयोडीन कितना होता है? 1। और इसमें आयोडीन कितने होते हैं? 2। टायरोसिन एमिनो एसिड। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर क्या है? T3 कैसे बना है वो देखते हैं। MIT प्लस DIT। एक आयोडीन प्लस 2 आयोडीन, तो टोटल कितने आयोडीन? 3 आयोडीन। तो बनता है T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 बनता है। और यदि यहाँ पर DIT प्लस DIT आपस में मिलेंगे तो 2 आयोडीन यहाँ पर और 2 आयोडीन यहाँ पर, तो बनता है टोटल 4 आयोडीन वाला थायरोक्सिन। तो बनता है T4, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो एक तो बनता है T3, एक बनता है T4। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। 2 टायरोसिन एमिनो एसिड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बच्चे। लेकिन इसके अंदर आयोडीन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 है। और इसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 हैं। 3 है तो नाम पड़ा है ट्राई आयोडोथायरोनिन और 4 है तो नाम पड़ा है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और T3 और T4 को अपन बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो बच्चे यहाँ पर होता क्या है? जैसे इसमें दे रखा है, एक तो बनता है T3, एक बनता है एक तो बनता है T4, एक बनता है T3। तो T4 होता है वो कितना बनता है? वो ज्यादा बनता है 80%। और T3 बनता है कितना परसेंट? 20%। लेकिन आप देखो बच्चे इसमें ये क्या है? कम सक्रिय, लेस एक्टिव। और ये है मोर एक्टिव, मतलब ये पावरफुल है। T3 क्या होता है? पावरफुल, ज्यादा एक्टिव होता है लेकिन बनता कम है। इसकी वजह से T4 को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? T3 में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट कैसे होता है? क्योंकि इसके पास में आयोडीन कितने हैं? 4। 4 में से एक आयोडीन को अपन क्या करेंगे? हटाएंगे। इसे बोलते हैं डी आयोडीनेशन, विआयोडीनीकरण, आयोडीन को हटाना। तो अब इसके पास में कितने आयोडीन हो गए? 3 आयोडीन। तो इसका नाम हो जाएगा T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो T4 होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? T3 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये कम सक्रिय है और ये ज्यादा सक्रिय है। T3 व T4 दोनों ही थायरोक्सिन हार्मोन के 2 स्वरूप है बच्चे। कितने स्वरूप है इसके? 2 स्वरूप। बनते दोनों ही है, लेकिन T4 किस में कन्वर्ट होता है? T3 में, क्योंकि ये क्या है? पावरफुल है, अधिक सक्रिय है, मोर एक्टिव। अगले पॉइंट की बात करें बच्चे, इसमें देखा है फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन होता है शरीर में कैसे काम करता है बच्चे? थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, शरीर की उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अर्थात ये हार्मोन BMR को प्रभावित करता है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होती है बच्चे? जो कैलोरी होती है ना, ऊर्जा, कैलोरी होती है, उस ऊर्जा को यूज में लेने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं BMR। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ कैलोरी कंजप्शन दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। रेट ऑफ कैलोरी कंजप्शन दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए कैलोरी कंजप्शन, कितनी कैलोरी कम से कम यूज होनी चाहिए, मिनिमम यूज, उसको अपन बोलते हैं BMR। चाहे आप बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हो, रेस्ट में हो, पूरे दिन सो रहे हो आराम से,
तो कम से कम कितनी आपकी बॉडी जिंदा रहने के लिए कैलोरी को खर्च कर रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो आधारी उपापचय दर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अगर किसी एनिमल के शरीर का आकार बड़ा है, शरीर का साइज क्या है उसका, उसके शरीर का साइज बड़ा है, तो उस एनिमल के बॉडी की BMR क्या रहती है, कम रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जंतुओं के शरीर में BMR को मेंटेन करता है। अगर किसी के शरीर की BMR ज्यादा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बोले तो कैलोरी कंजप्शन ज्यादा है, तो उसका उपापचय रेट भी क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म उसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म ज्यादा करना पड़ रहा है। और उसके शरीर का साइज क्या रहेगा, कम रहेगा बेटा। अगर किसी एनिमल के शरीर का आकार छोटा है तो उसकी BMR क्या है, ज्यादा है। ऐसे ही अगर किसी एनिमल की BMR कम है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी कंजप्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, तो उसकी उपापचय क्या रहेगी, उसका उपापचय मेटाबॉलिज्म कम रहेगा और उसके शरीर का आकार क्या रहेगा, बड़ा रहेगा साइज में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न को BMR के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किस किस को, खरगोश, गिलहरी, चूहा, हाथी और मनुष्य। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, चूहा है बच्चे। तो चूहे की BMR सबसे ज्यादा है, क्योंकि आकार छोटा होता है तो BMR क्या होती है, ज्यादा होती है बच्चे। और इनमें से सबसे बड़ा कौन है, हाथी, एलिफेंट, तो इसकी BMR सबसे कम है। तो ऐसे अपन इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। चूहे से छोटी गिलहरी होती है तो इसकी BMR इससे कम, गिलहरी से थोड़ा सा बड़ा होता है खरगोश, तो ये इसके पीछे आ जाएगा, और खरगोश से थोड़ा बड़ा होता है मनुष्य, तो इसकी BMR उससे कम हो जाएगी, और लास्ट में किसकी हो जाएगी, हाथी की, एलिफेंट की। ये इसका सीक्वेंस हो गया बच्चे। अगले पॉइंट की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वो दे रखा है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारियां। कह सकते हैं कि हार्मोन ज्यादा हो जाए तो भी समस्या है और हार्मोन कम हो जाए तो भी समस्या है। मतलब शरीर में हार्मोन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और शरीर में हार्मोन कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो बोलते हैं हाइपरसिक्रेशन, और अगर शरीर में हार्मोन एक लेवल से कम हो गया तो इसे बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। तो हाइपरसिक्रेशन से भी समस्या होती है और हाइपोसिक्रेशन से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बोले तो डिजीज हो जाती है, बीमारियां। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ लिखा है हाइपो, हाइपो मतलब कम सीक्रेशन, कमी। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम हो गया थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के स्राव में क्या आ गई, कमी आ गई। अब थायरोक्सिन में कमी आने से क्या होता है, BMR डिक्रीज हो जाती है। BMR क्या हो जाती है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है, कम। अगर थायरोक्सिन हार्मोन क्या हो गया, कम हो गया, तो इससे BMR डिक्रीज और मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, और शरीर के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ग्रोथ कर जाएगा शरीर। अगर किसी की बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो गया, तो BMR डाउन, मेटाबॉलिज्म डाउन, तो शरीर का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगा स्टूडेंट। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायरोक्सिन के स्राव में अधिकता हो जाती है, ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है, तो BMR ज्यादा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा, और शरीर के आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ। अगला पॉइंट इसमें देखा है, थायरोक्सिन शारीरिक वृद्धि व विकास में भी सहायक है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। थायरोक्सिन हार्मोन होता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में मेंटल डेवलपमेंट को भी मेंटेन करता है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि व विकास, बोले तो मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी करवाता है। अगर किसी बच्चे में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही अगला पॉइंट देखा है, मेंढक लार्वा अवस्था टेडपोल से वयस्क में मेंढक के रूप में परिवर्तित होने के लिए कायांतरण मेटामॉर्फोसिस करता है। मतलब टेडपोल किस में बदलना चाहता है, वयस्क में परिवर्तित होना चाहता है बच्चे, तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसे बोलते हैं कायांतरण, बोले तो मेटामॉर्फोसिस। इसमें भी थायरोक्सिन की आवश्यकता होती है बच्चे, ट्रिपल स्टार है, ध्यान रखना। जब ये मेंढक होता है, जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो उसमें टेल प्रेजेंट होती है, तो उसे बोलते हैं टेडपोल, छोटा लार्वा। लेकिन जब वो टेडपोल किस में बदलना चाहता है, वयस्क में बदलना चाहता है, तो उसकी टेल को हटाना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। और कायांतरण के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे। तो यहाँ पर दे रखा है कि मेंढक में कैसे होता है कायांतरण। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, ये है टेडपोल लार्वा, मेंढक का लार्वा। तो मेंढक के लार्वा में से बच्चे यहाँ पर ये क्या है, इसकी टेल है, ये टेल है। तो इस टेल को डिजोल्व करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन T3 और T4 चाहिए यहाँ पर। तो ये टेल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डीजनरेट। यहाँ पर फिर से ये कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। तो कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेल बड़ी है, फिर ये रिड्यूस होती जा रही है, और फिर लास्ट में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। देख लो, मतलब यहाँ पर ये टेडपोल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, अडल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेंढक का लार्वा अडल्ट में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। और मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन। नीचे दे रखा है बच्चों पेडोजेनेसिस, और एक दे रखा है नियोटेनी। पेडोजेनेसिस क्या होता है और नियोटेनी क्या होता है। पेडोजेनेसिस लार्वा अवस्था के बीच में जनन परिपक्वता आना, लार्वा अवस्था के बीच में क्या आना, जनन परिपक्वता, बोलो सेक्सुअल मैच्योरिटी। लार्वा किस में बदल रहा है, अडल्ट में, इसे बोलते हैं पेडोजेनेसिस।
लार्वा का अडल्ट में बदलना, पेडोजेनेसिस। मतलब जनन परिपक्वता जो आ रही है इसी को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। लेकिन एक बोला नियोटेनी, वयस्क होने पर भी लार्वा अवस्था के लक्षण रह जाते हैं। मतलब अडल्ट तो बन गया, अडल्ट बनने के बाद में भी उसके अंदर किसके कैरेक्टर है, थोड़ी बहुत ही लार्वा के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वयस्क बनने के बाद में भी लार्वा के कुछ कैरेक्टर दिख रहे हैं उसमें, तो इसे बोलते हैं नियोटेनी। ऐसा क्यों हुआ होगा, कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन के इम्बैलेंस होने से हुआ होगा बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है थायरोक्सिन की कमी से होने वाली बीमारियां, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हाइपोसिक्रेशन से कौन कौन सी समस्याएं हो जाती है, तो देख सकते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, तो इसमें हो जाता है सरल गलगंड, सिंपल गोइटर, जिसे बोलते गेंगा। मतलब कह सकते हैं सरल गलगंड किससे होता है, तो अपन कह सकते हैं बच्चे हाइपोसिक्रेशन से होता है, इसे बोलते हैं सिंपल गोइटर, और सामान्य भाषा में गेंगा। खाने में आयोडीन की कमी से, अगर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आयोडीन बहुत ही कम है तो ये वाली समस्या हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है और गले में आ जाती है सूजन, इसी को बोलते हैं घिंगा या सिंपल गोइटर। दूसरा दे रखा बच्चे इसमें, अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो और कौन सी समस्या हो सकती है, तो अपन कह सकते हैं जड़वामनता। जड़वामनता बोले तो क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म की समस्या आ जाती है, जैसे जड़ मतलब मूर्ख है और वामनता मतलब बोना। मानसिक विकास में बाधा आ जाती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा, और वामन मतलब छोटा रह जाएगा, शारीरिक विकास में बाधा, मतलब उसके शरीर का विकास भी नहीं होगा और उसमें आ जाएगी मानसिक विकास में कमी, इसलिए इसको बोलते हैं जड़ वामनता, क्रिटिनिज्म। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से एक समस्या तो आती है सिंपल गोइटर और दूसरी समस्या आती है क्रिटिनिज्म। बच्चों में आयोडीन की कमी से शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें बच्चे, वो दे रखा है शारीरिक व मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन कौन से हैं। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है, तो दिख रहा है आपको बच्चे कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो आ जाती है जड़वामनता और सिंपल गोइटर, जड़वामनता आ जाती है, उसमें मानसिक विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, मिक्सोडीमा। क्या हो जाएगा बच्चे, मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे में। महिलाओं में सतर्कता की कमी, मिक्सोडीमा से क्या होता है, महिलाओं में सतर्कता, एक्टिवनेस में क्या आ जाती है, कमी। अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाता है फीमेल के अंदर, अडल्ट फीमेल में, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है मिक्सोडीमा, मतलब उसकी एक्टिवनेस, अलर्टनेस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। शरीर में अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है बच्चे। एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज, जैसे चेहरे पर और बाहों पर, चेहरे के ऊपर और जो बाएं होती है उनके ऊपर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब मोटापा आ जाता है इससे। और महिलाओं में एक्टिवनेस में क्या आ जाती है, अलर्टनेस में कमी आ जाती है, इसे बोलते हैं मिक्सोडीमा। अगले पॉइंट की बात करें बच्चे, इसमें देखा है हाशीमोटो डिजीज। मतलब हाइपोसिक्रेशन से अगली प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है, हाशीमोटो डिजीज। स्व प्रतिरक्षा विकार, ये कौन कैसी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बच्चे हाशीमोटो डिजीज। ऐसे एंटीबॉडी बनते हैं जो थायराइड को ही नष्ट कर देते हैं। हाशीमोटो डिजीज में इस टाइप के क्या बनते हैं, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनते हैं जो थायराइड ग्लैंड को ही खत्म कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है हाशीमोटो डिजीज। कैसे होता है, किस वजह से होता है, तो इसका आंसर आपको होना चाहिए हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से ये होता है। इसी कारण इसे थायराइड ग्रंथि को, मतलब इस वजह से थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं, आत्मघाती ग्रंथि बोलते हैं, सुसाइडल ग्लैंड। जैसे सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोलते हैं बच्चे, उसी प्रकार से सुसाइडल ग्लैंड कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ऐसे स्टूडेंट अपन बात करें हाइपरसिक्रेशन ऑफ थायराइड, सॉरी हाइपरसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अभी तो आपने कौन सा पढ़ा था, हाइपोसिक्रेशन, अब पढ़ेंगे हाइपरसिक्रेशन, मतलब अधिकता। हाइपर मतलब अधिकता से कौन सी समस्या हो जाती है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी हार्मोन ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, ज़्यादा होने से भी बीमारी हो जाती है और कम होने से भी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पर थायरोक्सिन के अतिस्राव से या अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है, एक्सोल्पिथेमिक गोइटर। एक्सोल्पिथेमिक गोइटर मतलब एक्सोल्पिथेमिक गोइटर क्या होता है, तो एक्सो मतलब बाहर, पथेल्मिक मतलब आंखों का बाहर निकलना, जो आंखों का जो आगे वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, आंखें हो जाती है बड़ी बड़ी। इस रोग में नेत्र गोलक होता है आगे वाला, वो बड़े होकर बाहर आ जाते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सोल्पिथेमिक गोइटर। एक था सिंपल गोइटर जो हाइपोसिक्रेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एक्सोल्पिथेमिक गोइटर किसकी वजह से हो रहा है, हाइपरसिक्रेशन की वजह से हो रहा है। नेत्र गोलक कहाँ जाते हैं, बाहर। अगली बीमारी कौन सी है बच्चे, प्लूमार्स डिजीज, और एक कौन सी है, ग्रेवस डिजीज। तो ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपरसिक्रेशन से कौन कौन सी समस्याएं हो रही है, एक्सोल्पिथेमिक गोइटर, प्लूमार्स डिजीज और ग्रेवस डिजीज, इनका आपको ध्यान में रखना है। यह भी कैसी बीमारी है, दोनों के दोनों ही बच्चे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
ये भी कैसी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें अनियंत्रित विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है और इसे क्या हो जाता है, थायराइड का कैंसर। मतलब अल्यूमर्स डिजीज और ग्रेवस डिजीज में हाइपर सीक्रेशन होने की वजह से, किसका हाइपर सीक्रेशन, थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन होने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, अनियंत्रित विभाजन। मतलब थायराइड ग्लैंड आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और वहां पर उसमें क्या हो जाता है, थायराइड का कैंसर। ये बात हो गई है आपकी थायराइड ग्लैंड की कंप्लीट। अगले पॉइंट की अपन बात करें, इसमें देर का स्टूडेंट नहीं, अभी तो कुछ और बच्चा है वो भी देखते हैं। टीसीटी हार्मोन, अभी तो किसकी बात हुई है, केवल फोलिकुलर सेल से स्रावित होने वाले हार्मोन। कौन कौन से थे बच्चे, फोलिकुलर सेल से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा था, थायरोक्सिन T3 और T4। अब बात करेंगे किसकी, टीसीटी, जो कहां से सीक्रेट होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स, प्रापुट्टी के कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसको भी अपन समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर टीसीटी को क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सी मतलब कैल्शियम और टोनिन मतलब क्या होता है, कमी, कैल्शियम का कम होना और ज्यादा हो जाना बच्चे। कैल्सिटोनिन, कैल्शियम का कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। देखते हैं कैसे करता है। ये हार्मोन पैराफोलिकुलर कोशिकाओं या सी सेल, क्लियर सेल से स्रावित होता है। यह हार्मोन कौन सा हार्मोन, टीसीटी हार्मोन, रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है, रक्त में कम कर देता है स्टूडेंट, ब्लड में से ये क्या करता है, कम करता है। जबकि बोन्स में कैल्शियम के स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रक्त में से कैल्शियम को उठाकर किसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है, बोन्स के ऊपर। तो बोन्स की मोटाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है इससे। तो कैल्सिटोनिन अगर ज्यादा हो गया तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस में कम हो जाएगा, ब्लड के अंदर। और PO4 माइनस फॉस्फेट आयन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट ब्लड के अंदर। कैल्सिटोनिन अगर कम हो गया तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, ज्यादा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर अपन समझते हैं। एक तो होता है टीसीटी कैल्सिटोनिन, एक होता है PTH पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। विटामिन डी बोले तो कैल्सीफेरोल, इसी को क्या बोलते हैं, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। तो एक हार्मोन तो कौन सा है, कैल्सिटोनिन, और दूसरा कौन सा है, पैराथॉर्मोन। और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक। एक ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करता है टीसीटी, और PTH कैल्शियम को बढ़ाता है। मतलब इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो आप आंसर क्या दोगे, PTH। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो आंसर क्या दोगे, TCT। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं बच्चे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लड के अंदर कैल्शियम को डिक्रीज करता है, कौन करता है, तो बच्चे कौन करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन घटाता है। जबकि ये PTH क्या करता है, बढ़ाता है। TCT क्या करता है, कम करता है। विटामिन डी होता है बच्चे, सॉरी इसको विटामिन डी अलग है, ये PTH को नहीं बोलते विटामिन डी। विटामिन डी होता है, इसे बोलते हैं कैल्सीफेरोल, और ये भी क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है, किसमें, ब्लड में। तो आपको ध्यान रखना है, TCT क्या करता है, ब्लड में कम कर देता है कैल्शियम को। PTH क्या करता है, ज्यादा कर देता है। विटामिन डी क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। और बोन्स में इसका उल्टा कर देंगे, ये बोन्स के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करता है तो बोन्स की मोटाई बढ़ जाती है। ये बोन्स में से कैल्शियम को हटाकर ब्लड में डाल देता है तो बोन्स की मोटाई कम हो जाती है। और अगर ये विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है तो बोन्स के ऊपर क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा स्टूडेंट। और यहाँ पर ये समझा रखा है इसने, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ में कौन भी है, कैल्शियम भी है। तो ये PTH हार्मोन क्या करता है, PTH हार्मोन बोन्स के ऊपर से कैल्शियम को उठाकर किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। तो कैल्शियम ब्लड में क्या हो जाता है, इंक्रीज। जबकि TCT ब्लड में से कैल्शियम को उठाकर किसके ऊपर डाल देता है, बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर देता है। इसका मतलब ये बोन्स के ऊपर कैल्शियम को बढ़ाता है। एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। PTH और TCT एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। अगले पॉइंट की अपन बात करें बच्चों, वो देर का है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो देर का है कौन सा हार्मोन, तो अभी बताया था विटामिन डी होता है। विटामिन डी होता है हार्मोन की तरह कार्य करता है, PTH हार्मोन की तरह। कौन से हार्मोन की तरह, पैराथॉर्मोन होता है, उसकी जैसे काम करता है। सनशाइन विटामिन, सूर्य का विटामिन भी इसे बोला जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो इसमें दे रखा है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगली ग्लैंड कौन सी पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड। मतलब थायरॉइड ग्लैंड क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब कौन सी पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है बच्चे, इसको बोलते हैं प्राउ2। इसका दूसरा नाम क्या है, प्राउ2। संख्या कितनी होती है, 2 पेयर, बोले तो 4। कहाँ प्रेजेंट होती है, आगे कौन सी ग्लैंड है, थायरॉइड, तो पीछे कौन सी है, डोर्सल साइड में पैराथायरॉइड है। तो ये वाली कौन सी ग्लैंड है बच्चे, ये वाली कौन सी ग्लैंड है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये वाली आपके पास में है थायरॉइड ग्लैंड। और थायरॉइड ग्लैंड में कितने लोब हैं, 2 लोब, एक 2 लोब। एक लोब में कितने पैराथायरॉइड, तो एक लोब के अंदर होते हैं, एक तो येरी पैराथायरॉइड और एक येरी, 2 पैराथायरॉइड। इस लोब में भी कितने पैराथायरॉइड, एक और एक 2। तो अपन कह सकते हैं 2 पैराथायरॉइड इन ईच थायरॉइड लोब। एक थायरॉइड लोब में कितने पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, 2 ग्लैंड होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात करते हैं, पोजीशन की।
पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसकी पोजीशन की बात करते हैं तो प्रत्येक पैराथायरॉयड पाली पर 2 पैराथायरॉयड स्थित होती है डोर्सल साइड में। पैराथायरॉयड से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं बच्चे? पीटीएच, पैराथॉर्मोन। खोज फिलिप और कोलिप, कोलिप हार्मोन भी बोलते हैं इसको। फिलिप एंड कोलिप ने इसकी डिस्कवरी की है और इसका अन्य नाम क्या है? कोलिप हार्मोन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसने डिस्कवर किया है तो क्या बोलते हैं इसको? कोलिप हार्मोन। तो फिलिप कोलिप ने इसकी डिस्कवरी की है तो इसलिए इसका नाम क्या है? कोलिप हार्मोन। पीटीएच का सीक्रेशन पैराथायरॉयड ग्रंथि की चीफ सेल मुख्य कोशिकाओं से होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? मुख्य कोशिकाएं, चीफ सेल, वहां से इसका सीक्रेशन होता है। किसका? पैराथॉर्मोन का। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो देखकर पीटीएच के फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है? पीटीएच के कार्य बताओ क्या है? तो यह टीसीटी का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। टीसीटी क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम को कम करता है, बल्कि पीटीएच से ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है बच्चे। तो यह टीसीटी का क्या है? एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। मतलब टीसीटी को क्या बोलते हैं? कैल्सिटोनिन, अर्थात ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है बच्चे। कौन? पीटीएच। पीटीएच हार्मोन होता है रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जबकि हड्डियों में कम करता है। ये भी पढ़ चुके हैं अपन। पीटीएच ज्यादा है तो कैल्शियम इन ब्लड क्या हो जाएगा? ज्यादा, और बोन्स के ऊपर क्या हो जाएगा? कम। अगर पीटीएच कम है बॉडी के अंदर तो कैल्शियम इन ब्लड क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और बोन्स के ऊपर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ब्लड में कैल्शियम लेवल कम, हाइपोकैल्सीमिया। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है, ब्लड के अंदर कमी आ जाती है तो इसे बोलते हैं हाइपो मतलब कमी, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसे बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, अधिकता। हाइपो मतलब कमी और हाइपर मतलब अधिकता। प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की अपन बात करें वो दे रखा है, यदि रक्त में कैल्शियम कम है, अगर रक्त में कैल्शियम कम है तो क्या हो जाएगा? इफ द कैल्शियम इन ब्लड क्या है? कम, डिक्रीज। तो इस केस में हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आ जाती है। मतलब कम हो गया ना, तो हाइपो मतलब कम है, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम। तो इससे क्या होगा? इससे स्टिमुलेशन जाएगा। स्टिमुलेशन किसके पास में जाएगा? पैराथायरॉयड के पास में बच्चे। मतलब जैसे ही रक्त में कैल्शियम कम होता है तो स्टिमुलेशन किसके पास में जा रहा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है उसके पास में जाता है स्टिमुलेशन, बोले तो प्रेरण। और यहाँ से सीक्रेशन होता है किसका? पीटीएच का। मतलब पैराथॉर्मोन यहाँ से सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही पैराथॉर्मोन स्टार्ट होता है यहाँ से सीक्रेट होना, स्राव होना, तो इसका फंक्शन क्या है वो बता दिया आपको। ब्लड में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? ये बढ़ाता है बच्चे। तो समझ में आ गया होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम क्या हो गया? कम हो गया, तो स्टिमुलेशन किसके पास में जाएगा? पैराथायरॉयड के पास में। किसका सीक्रेशन होगा? पीटीएच का। और पीटीएच क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को वापस बढ़ा देता है बच्चे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसे और कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है वो देखते हैं। सबसे पहले किडनी में कौन सी सेल होती है? जेजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के पास में। को प्रेरित करती है किसके सीक्रेशन के लिए? कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है वहां से। कौन सी सेल से? जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से। नेफ्रॉन के डीसीटी भाग पर कैल्शियम का अवशोषण भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मतलब कैल्सिट्रायोल क्या करेगा? नेफ्रॉन का जो डीसीटी पार्ट होता है ना, वहां से कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, और आहार नाल में भी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है बच्चे। जो गट होती है आहार नाल, वहां से भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट? डीसीटी वाला जो पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा बच्चे। तो आपको पता है डीसीटी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो अब ये किस में जाएगा? ब्लड में जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चे? तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ऐसे ही गट होती है आहार नाल, वहां से भी कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो अब ये भी कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। कुल मिलाकर ये दोनों ही प्रोसेस ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेंगे। बोन्स की ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को प्रेरित करता है कौन? पीटीएच। बोन्स की ओस्टियोक्लास्ट, बोन्स को खाने वाली सेल्स होती है ना, उनको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, और बोन्स को बनाने वाली ओस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाला हार्मोन बोन्स की ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को प्रेरित करता है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? ब्रेक डाउन ऑफ बोन, फ्री कैल्शियम ब्लड में चला जाता है। मतलब बोन्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और जो भी कैल्शियम वहां से आता है वो किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है बच्चे। तो इस प्रकार से अगर रक्त में कैल्शियम कम हो जाता है तो सबसे पहले तो स्टिमुलेशन किसके पास में जाएगा? पैराथायरॉयड के पास में। यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? पीटीएच। और ये पीटीएच ब्लड में किसको बढ़ाता है? कैल्शियम के स्तर को। साथ साथ में इसकी वजह से किडनी की कौन सी सेल? जेजी सेल क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, और किसका सीक्रेशन करती है? कैल्सिट्रायोल का सीक्रेशन करती है। कैल्सिट्रायोल क्या करता है? डीसीटी पार्ट से कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा देता है, रीएब्जॉर्प्शन को। साथ साथ में कहाँ से भी बढ़ा देता है? आहार नाल जो गट होती है वहाँ से भी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है बच्चे। और ये कैल्शियम कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में यहाँ पर भी बढ़ रहा है और ब्लड में यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। और तीसरा, बोन्स की ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, उनके ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है, और जब कोई बोन ब्रेक होती है तो वहां से जो कैल्शियम होता है वो किस में जाता है? ब्लड में जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि जैसे ही क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है ब्लड में, तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चे।
अगले पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, वो इसमें समझा रखा है कि डीसीटी पार्ट क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से जो आर्टरी आ रही है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पर एक नेटवर्क बनता है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और जो बाहर ब्लड को लेकर निकलती है इसे बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इस साइड से ब्लड आता है और इस साइड से जाता है। इसके बाद में जो प्यालेनुमा स्ट्रक्चर बनती है इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के आगे जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे बच्चे, इसे बोलेंगे पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे जा रही है इसे बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और इसका नेफ्रॉन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो डायरेक्ट किसमें जाके ओपन हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट बोले तो संग्राहक नलिका के अंदर। इस पार्ट को बोलते हैं डीसीटी। और डीसीटी से किसका अवशोषण हो रहा है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन। और अब ये किस में जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा मेरे बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेफ्रॉन क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहले इसमें बता देगा हड्डी मतलब ओस्टियो, बोन को क्या बोलते हैं बच्चे, ओस्टियो बोलते हैं। और हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट, और हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिकाओं को बोलती है ओस्टियोक्लास्ट। हड्डी को बनाने वाली ब्लास्ट और उसे खाने वाली कौन सी होती है, ओस्टियोक्लास्ट। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, इसमें देखा पीटीएच पैराथॉर्मोन होता है, उसका हाइपोसिक्रेशन होने से कौन सी बीमारी होती है और हाइपरसिक्रेशन होने से कौन सी समस्या हो जाती है बच्चे। तो इसमें पीटीएच अगर डिक्रीज हो गया बॉडी में तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे एक बीमारी होती है इसे बोलते हैं टिटेनी। अगर बॉडी में पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है, हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, तो ब्लड के अंदर हो जाता है कैल्शियम कम, और इस बीमारी को बोलते हैं टिटेनी। मांसपेशियों में अत्यधिक संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं टिटेनी। और इसका कारण क्या रहा होगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है बच्चे। कोशिका द्रव्य में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से वहाँ पर हो जाएगी टिटेनी। ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस समस्या को बोलते हैं टिटेनी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं, हाइपरसिक्रेशन से क्या हो सकता है। तो पीटीएच के हाइपरसिक्रेशन से ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज। और इससे बीमारी होती है वो कौन सी होती है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोरस, हड्डियां हो जाती है पोरस। ओस्टियो मतलब हड्डी और पोरस मतलब छिद्रित हो जाती है, और हड्डियां कमजोर, हड्डियों का घनत्व कम और हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है बच्चे। इस बीमारी को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो पीटीएच के कम होने से कौन सी बीमारी, टिटेनी। और पीटीएच के अधिक होने से कौन सी समस्या, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, वो दे रखा है थाइमस। कौन सी ग्लैंड आ चुकी है, थाइमस। थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं तो इसकी ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, एंडोडर्म से, मतलब एंडोडर्मल इन ओरिजिन। पोजीशन की बात करें तो यह वक्सीय गुहा, जो आपकी जो चेस्ट होती है ना, वक्सीय गुहा। अब यह वक्सीय गुहा क्या होती है, तो अपन देख रहे होंगे स्टूडेंट, ऊपर जो डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम है। और डायफ्राम के ऊपर वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी, इसे क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। और नीचे जो ये कैविटी होती है इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी। तो यहाँ पर अपन बात करें डायफ्राम, ये क्या है, मस्कुलर डायफ्राम। और इस मस्कुलर डायफ्राम के ऊपर ये अपने क्या है, लंग्स, ये क्या है बच्चे, लंग्स। और यहाँ पर जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं मीडियास्टिनम कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, अपना हृदय प्रेजेंट होता है। तो इसने बोला है कि किसकी पोजीशन क्या होती है, तो वक्सीय गुहा बोले तो थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी की मीडियास्टिनम गुहा में। तो मीडियास्टिनम गुहा होती है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है बच्चे, हार्ट के जस्ट अपर साइड में। आर्टा बोले तो महाधमनी और हृदय के वेंट्रल सरफेस पर, कौन सी सरफेस पर होती है बच्चे, वेंट्रल साइड में होती है, ना कि डोर्सल साइड में। तो हृदय के कौन सी साइड में है, वेंट्रल सरफेस पर स्थित होती है बच्चे। ये इसकी पोजीशन है। अगर अपन बात करें कि थाइमस ग्रंथि के दूसरे नाम क्या है और इसके दूसरे क्या नाम है, तो इसकी भी अपन बातें कर लेते हैं। प्रतिरक्षी ग्रंथि बोलते हैं इसको, इम्यून ग्लैंड, क्योंकि ये जो प्रतिरक्षा होती है ना शरीर की, उससे रिलेटेड होती है, तो इसे बोलते हैं इम्यून ग्लैंड। एक तो इसका क्या नाम है, प्रतिरक्षी ग्रंथि। दूसरा प्रतिरक्षा का सिंहासन, क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा का सिंहासन, क्योंकि ये प्रतिरक्षा में सहायक होती है बच्चे। टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर, टी लिम्फोसाइट बनते कहाँ पर है बच्चे, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट का बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, थाइमस में होती है, ध्यान रखना। इसलिए इसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर। बोन मैरो कहाँ होता है बच्चे, जो आपके शरीर की जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर जो केविटी होती है उस केविटी को बोलते हैं बोन मैरो, उसमें भरा हुआ होता है फ्लूइड, उसे बोलते हैं बोन मैरो। इसे क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग ग्लैंड, प्रतियुवन मतलब एंटी एजिंग ग्लैंड बोलते हैं बच्चे। अगर थाइमस ग्लैंड उम्र के साथ में छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो बुढ़ापा आता है। इसका मतलब अगर किसी के अंदर थाइमस ग्लैंड बड़ी है, इसका मतलब वो कैसी ग्लैंड है, एंटी एजिंग, जल्दी से बुढ़ापा आने से रोक देती है। इसमें लिखा हुआ है जवानी में थाइमस अधिक बड़ी सक्रिय होती है, जवानी में क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र भी सक्रिय रहता है।
क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्रतिरक्षी ग्रंथि, प्रतिरक्षा देने वाली ग्रंथि, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र अधिक सक्रिय रहता है। लेकिन इसने क्या बोला है, बुढ़ापे में थाइमस निष्क्रिय हो जाती है। बेटा इसको लिखना सही से, निष्क्रिय हो जाती है, वह छोटी हो जाती है, जिससे बुढ़ापे में प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है। मतलब बूढ़े लोग जल्दी से बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें थाइमस ग्रंथि छोटी हो जाती है और निष्क्रिय हो जाती है बच्चे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है थाइमस में टी लिम्फोसाइट WBC परिपक्वन होता है। टी लिम्फोसाइट क्या है, WBC का एक टाइप है बच्चे। इसका परिपक्वन बोले तो मैचुरेशन कहाँ पर होता है, तो आप कहोगे थाइमस में, जिससे प्रतिरक्षी बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं बच्चे। टी लिम्फोसाइट होती है, उसका मैचुरेशन कहाँ होता है, परिपक्वन कहाँ होता है, इसमें लिखा है ना टी लिम्फोसाइट ट्रेनिंग सेंटर कौन है, थाइमस। तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप है, उसका मैचुरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस में, और ये फिर बाद में एंटीबॉडी बनाते हैं। और अगला है थाइमस से स्रावित हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन बच्चे, थाइमोसिन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, थाइमस से स्रावित हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, इम्यून स्टिमुलेटर हार्मोन, इम्यून स्टिमुलेटर, प्रतिरक्षा को प्रेरित करने वाला, प्रतिरक्षा को प्रेरित करने वाला हार्मोन, मतलब ये प्रेरित करता है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये किसका प्रकार है, WBC का एक टाइप है बच्चे। मतलब आपके रक्त के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो WBC की अपन बात करें तो WBC का एक टाइप तो है टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, उनका मैचुरेशन कहाँ पर होता है बच्चे, थाइमस में होता है। और ये कौन सी प्रतिरक्षा देते हैं शरीर को, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब आपके शरीर को 2 प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है, प्रतिरक्षा। एक तो मिलती है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा और एक मिलती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एक तो है CMI और एक है AMI, बोले तो HMI भी बोलते हैं इसको बच्चे। तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, द्रव्य माध्यित प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब थाइमोसिन हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, किसके लिए, प्रतिरक्षा के लिए। अगले पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो इसमें दे रखा है कि थाइमस ग्रंथि में हेसेल्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। कौन सी ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, हेसेल्स ग्रेन्यूल्स पाई जाती है। हेसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या होती है, तो ये इनकी प्रकृति होती है, बक्सक प्रकृति की कणिकाएं होती है, फेगोसाइटिक नेचर। ये जीवाणु और परजीवी आदि का भक्षण, मतलब बैक्टीरिया और पैरासाइट। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया और पैरासाइट चला जाता है तो यहाँ पर कौन सी ग्रेन्यूल्स, हेसेल्स ग्रेन्यूल्स क्या कर लेती है, उसको फैगोसाइट कर लेती है, खा जाती है उसको। तो जीवाणु और परजीवी अगर आपकी बॉडी में जा रहा है तो उसको पहचाना जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी की सेल नहीं है, वो कोई दूसरी सेल है, पैथोजन है वो आपकी बॉडी के लिए। तो इसको पहचान कर हेसेल्स ग्रेन्यूल्स इसको क्या कर देती है, फैगोसाइट खा जाती है, उसको भक्षक कर देती है। भक्षक मतलब खा जाना। तो थाइमस ग्रंथि WBC का परिपक्वता स्थल है बेटा, मतलब ये WBC को क्या करता है, मैचुरेशन साइट। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होगा थाइमस में होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, केमोसाइटोसिस विधि से करके रोगों से सुरक्षा करती है। क्या मतलब, कीमोसाइटोसिस विधि से, कीमोसाइटोसिस मतलब केमिकल्स रिलीज करके, कीमोसाइटोसिस विधि से रोगों से सुरक्षा करती है कौन सी ग्लैंड, टी लिम्फोसाइट। कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट स्टूडेंट, सॉरी। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, कीमोसाइटोसिस विधि से क्या करती है, रोगों से सुरक्षा देती है। कीमोसाइटोसिस मतलब केमिकल रिलीज करके खा जाती है, उसको मार देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, अगला से पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की अपन बात करें तो पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है बच्चे, मिश्रित ग्रंथि है, जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। कुछ पार्ट इसका क्या होता है, एंडोक्राइन, और कुछ होता है एक्सोक्राइन। मिक्स ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड है, अर्थात इसके 2 भाग होते हैं, एक तो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज की अपन बात करें बच्चे तो इसकी आकृति नीम के पत्ते के समान होती है, नीम की जो लीफ होती है ना, पत्ते, उसके जैसी होती है बच्चे। और इसका दूसरा नाम याद रखने लायक है बच्चे, मीठी रोटी, स्वीट ब्रेड बोलते हैं इसको, मीठी रोटी। शरीर की मीठी रोटी किसे बोला गया है, अग्नाशय को बोला गया है बच्चे। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है बच्चे, वो दे रखा है पैनक्रियाज के 2 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो है एंडोक्राइन पार्ट, जो कितना परसेंट है, केवल 1 से 2% है बस। एंडोक्राइन पार्ट के केवल कितना सा है, 1 to 2%। अंतःस्रावी भाग, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। और यहाँ पर ये किसके जैसे दिखता है, ये वाला पार्ट है आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं की जैसे दिखाई देता है। लैंगरहेंस से मतलब जो ये होता है ना, लंगर डालने वाले जो ये जहाज होते हैं, पानी में दिखते हैं अजीब से, वैसे दिखते हैं ये। सीक्रेशन किसका होता है, यहाँ से हार्मोन का, क्योंकि कैसा पार्ट है, एंडो पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट होता है, वहाँ से सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर सीक्रेट होते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा, एक्सोक्राइन पार्ट, जो कितना है 90 to 99% बच्चे बहिस्रावी विभाग होता है। और ये पैनक्रिएटिक एसिनी
किसका बना हुआ होता है? पैनक्रियाटिक एसिनी, एसिनी बच्चे, पैनक्रियाटिक एसिनी। सिक्रेशन किसका होता है यहाँ से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम का सिक्रेशन, क्योंकि कैसा पार्ट है? एक्सो पार्ट है, डक्ट में छोड़ता है, और डक्ट में कौन छोड़े जाते हैं? एंजाइम, लेकिन कैसे? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आप देख रहे होंगे एंडोक्राइन पार्ट होता है किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन का सिक्रेशन। और इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है किसका सिक्रेशन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम का सिक्रेशन किया जाता है। अगला पॉइंट बच्चे इसमें दे रखा है, वो देखा लैंगरहेंस की डीपिकाइन। लैंगरहेंस की डीपिकाइन की अपन बात करते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस डीपिकाइन, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि जो इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस होता है उसमें होती है 3 टाइप ऑफ सेल्स। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस होता है उसमें कितने टाइप की सेल्स होती है? 3 टाइप ऑफ सेल्स, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। और ये इसके बीच में से, लैंगरहेंस के बीच में से क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स बच्चे, यहाँ से इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो आप देखोगे बच्चे, इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस की अपन बात करें तो यहाँ पर एक सेल तो कौन सी है? अल्फा सेल, जो किसका सिक्रेशन करती है? ग्लूकागोन। एक कौन सी सेल होती है? बीटा सेल बच्चे, किसका सिक्रेशन करती है? इंसुलिन हार्मोन। और एक होती है डेल्टा सेल, एक होती है डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है यहाँ से। तो आप ध्यान रखना, अल्फा, ग्लूकागोन, बीटा, इंसुलिन, डेल्टा, सोमेटोस्टेटिन बच्चे, यहाँ से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। कहाँ से? आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? एंडोक्राइन पार्ट है। और एंडोक्राइन पार्ट है तो किसका सिक्रेशन करेगा? हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। कौन कौन सी सेल होती है? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चे, यहाँ पर ये दिखा रखा है आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। ये डायग्राम किसका दिखा रखा है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। और इसके बीच में से कौन जा रही है? ब्लड वेसल्स। तो ये कितना परसेंट पार्ट है? 1 to 2% पार्ट है एंडोक्राइन। किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। और दूसरा पार्ट कौन सा है? जो दूसरा पार्ट में बताया था आपको, पैनक्रियाटिक एसिनी, जो कैसा पार्ट है स्टूडेंट? एक्सोक्राइन पार्ट है इसका। कितना परसेंट? 90 to 99%। किसका सिक्रेशन करता है? एंजाइम का सिक्रेशन करता है। और ये किसका डायग्राम है? पेनक्रियाज। तो इस प्रकार से पेनक्रियाज के 2 पार्ट है। एक पार्ट तो कौन सा है? एक्सोक्राइन, और एक कौन सा है? एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट से कौन कौन सी सेल? अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। और दूसरा पार्ट कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? पैनक्रियाटिक एसिनी, जो किस टाइप का है? एक्सोक्राइन, बाईसरा भी पार्ट है। कितना है? बहुत ज्यादा है, 90 to 99% है। किसका सिक्रेशन करता है? एंजाइम का सिक्रेशन। कौन से एंजाइम? पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहले अपन देखें बच्चे, अल्फा सेल निस्रावित हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन हार्मोन। ये हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लूकागोन हार्मोन होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लाइकोजन को C6H12O6 से। इसका मतलब ये वाला हार्मोन ब्लड के अंदर किसको बढ़ा देता है? ग्लूकोज को बढ़ा देता है स्टूडेंट। अर्थात ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। किसमें? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंसुलिन रक्त में, इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागोन क्या करता है? उसे बढ़ा देता है, इंक्रीज। ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर मतलब अधिकता, हाइपर मतलब अधिकता, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने वाला। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो अपन कह सकते हैं ग्लूकागोन हार्मोन कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, क्योंकि ये रक्त में किसको बढ़ा रहा है? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है बच्चे। संरचना की अपन बात करते हैं, ये हार्मोन सिंगल पेप्टाइड चेन, एकल पेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है, जिसमें 29 एमिनो एसिड पाए जाते हैं बच्चे। मतलब इसमें कितने एमिनो एसिड होते हैं? 29 एमिनो एसिड। ये एक बड़ी सी क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है बच्चे, मतलब प्रोटीन की बड़ी सी चेन है। और इसमें कितने एमिनो एसिड लगे हुए हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 29 एमिनो एसिड बोले तो पेप्टाइड चेन। तो ये कैसा हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो बच्चों यहाँ पर इसने समझा भी रखा है कि आपके पास में ये क्या है? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से क्या बना देना? ग्लाइकोजन। किसका काम है? इंसुलिन का। लेकिन ग्लाइकोजन की अपन बात करते हैं, ग्लाइकोजन से क्या बना देना? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से क्या बना देना बच्चे? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना देना। ये किसका काम है? ग्लूकागोन का काम है। तो ग्लूकोज अगर ब्लड में ज्यादा है तो कोशिकीय ऊर्जा का स्रोत है ये, क्योंकि क्या स्टूडेंट? ग्लूकोज से क्या मिलती है? शरीर को एनर्जी मिलती है। मतलब ये फ्यूल है। ग्लूकोज क्या है? बॉडी के लिए फ्यूल है। और इसी से क्या मिलती है? आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कोशिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। लेकिन ग्लूकोज को जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, वो कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन तो ग्लूकोज को कम करता है ब्लड में, और ग्लूकागोन क्या करता है? ज्यादा।
और जो ग्लाइकोजन होता है बच्चे, ये जो एक्स्ट्रा फूड है बॉडी के अंदर जो काम में नहीं आ रहा है, उसका संग्रह कहाँ पर होता है, स्टोरेज होता है यकृत और मांसपेशियों में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर और मसल्स। एक्स्ट्रा जो फूड होता है, या ऐसे बोल सकते हो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। और बाद में ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पर होता है, जो एक्स्ट्रा है वो कहेंगे लीवर में और मसल्स में, लीवर एंड मसल्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। वृद्धि की बात करें तो फैक्ट की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें देखकर रक्त में ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और रक्त में ग्लूकोज के स्तर में कमी को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे यहाँ पर दे रखा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, मतलब ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो इस ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन के विखंडन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि बच्चे अपने बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लीवर एंड मसल्स। तो जब रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की सेल्स को, तो इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके, मतलब इसका लाइसिस करके क्या बना दिया जाता है? ग्लूकोज। और अगला पॉइंट है इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फेट। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट कौन? प्रोटीन और फेट। प्रोटीन से और वसा से ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बनाया जा सकता है? ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है, आप देख लेना। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 कंपोनेंट होते हैं, 1:2:1। लाइसिस का मतलब होता है विखंडन, ब्रेकडाउन। फेट होता है, उसमें भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन होता है, उसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। और इसमें अगला पॉइंट स्टूडेंट वो दे रखा है ग्लूकागोन हार्मोन। मतलब किसकी बात कर रहा है? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज कैसे बढ़ाता है? तो कौन सी प्रोसेस? एक प्रोसेस तो ये वाली, दूसरी प्रोसेस ये, और तीसरी प्रोसेस ये। तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। कौन सी प्रोसेस से? ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोजिनेसिस से। एक दूसरा दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन से। और एक दे रखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया से। मतलब एक तो ग्लूकोजिनेसिस से, एक ग्लाइकोलाइसिस से, और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया से ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देता है। कौन सा हार्मोन? तो आंसर क्या दोगे? ग्लूकागोन हार्मोन बच्चे। तो स्टूडेंट अगले पॉइंट की अपन बात करें, वो दे रखा है बीटा सेल से स्रावित हार्मोन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इसकी खोज बेटिंग और बेस्ट ने की है। संरचना किसने दी है? एफ सेंगर। ये थोड़ा ध्यान रखना, संरचना देने वाले कौन थे? एफ सेंगर। निष्क्रिय इंसुलिन, निष्क्रिय इंसुलिन होता है, इनएक्टिव इंसुलिन होता है, वो 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। एक तो होती है इसमें ए चेन, एक होती है बी, और एक होती है सी चेन। तो ये अगर इसमें सी चेन होती है ना बच्चे, सी चेन जो कितने अमीनो एसिड की बनी होती है? 39 एमिनो एसिड। 39 एमिनो एसिड की सी चेन जब इसके पास में प्रेजेंट होती है, ये वाली, तो ये कैसा होता है? निष्क्रिय इंसुलिन होता है। लेकिन मैचुरेशन प्रोसेस में इससे जो सी चेन होती है इसको हटा दिया जाता है, और ए चेन को और बी चेन को आपस में कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है, तो हो जाती है सक्रिय इंसुलिन। ए चेन कितने एमिनो एसिड की बनी हुई है? 21 एमिनो एसिड की। बी चेन कितने एमिनो एसिड की बनी हुई है बच्चे? 30 एमिनो एसिड की। तो कुल मिलाकर एक मैच्योर इंसुलिन होती है, एक्टिव इंसुलिन, उसमें टोटल एमिनो एसिड होते हैं 51 एमिनो एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में। कौन कौन सी? ए और बी वाली। सबसे पहले अमेरिकन कंपनी ने आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था बच्चे, देखते हैं कैसे। सर्वप्रथम मानव निर्मित इंसुलिन का निर्माण किया अमेरिकन कंपनी एली लिली बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से अमेरिकन कंपनी एली लिली ने सबसे पहले कौन सा इंसुलिन बनाया है? आर्टिफिशियल इंसुलिन, मानव निर्मित इंसुलिन, ह्यूमुलिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था बच्चे? ह्यूमुलिन। इंसुलिन के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ इंसुलिन की अपन बात करते हैं तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो स्टूडेंट ये ग्लूकोज कम करता है किसमें? ब्लड के अंदर। इंसुलिन क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है किसको? ग्लूकोज को। अर्थात ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करने वाला हार्मोन है बच्चे। इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब कमी करने वाला, हाइपो मतलब कमी करने वाला, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज को कम करने वाला। किसके अंदर? ब्लड के अंदर बच्चे। ये ध्यान रखना आपको। अगली पॉइंट बात करें स्टूडेंट, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है? इंपॉर्टेंट है। अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो डायबिटीज मेलाइटस, जिसे बोलते हैं मधुमेह। एक पहले और भी आया था, अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस, उद्दक में है। लेकिन यहाँ पर बात किसी कर रहा है, अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं तो क्या कम हो गया? इंसुलिन, मधुमेह। मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन, इसमें क्या होता है बच्चे? मूत्र में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं इसको स्टूडेंट, ग्लाइकोसूरिया। बार बार भूख लगना स्टार्ट हो जाती है ऐसे इंसान को, इसे बोलते हैं पॉलीफेजिया। बार बार प्यास लगती है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। शीघ्र थकान हो जाती है इसमें, शरीर में ऊर्जा की कमी क्योंकि ग्लूकोज है नहीं,
यूरिन के साथ में बाहर आ रहा है, इसका मतलब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। स्टूडेंट, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, रक्त में से, ब्लड में से ग्लूकोज को उठाकर सेल में डालता है और सेल ऊर्जा बनाती है, लेकिन इंसुलिन तो कम हो गया, इसका मतलब हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब अधिकता किसकी, ग्लूकोज की, किसमें स्टूडेंट, रक्त में। इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अगले पॉइंट की बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस में कीटोन बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, डायबिटीज मेलाइटस में कीटोन बॉडी बनना भी प्रारंभ हो जाती है। अब कीटोन बॉडी क्या होती है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन प्रोसेस, कीटोन बॉडी बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीटो एसिडोसिस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, कीटो एसिडोसिस। मतलब कीटोन बॉडी बनना प्रारंभ हो जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, एसीटोन, कीटो एसीटोन एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। एसीटोन, कीटो एसीटोन एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, इनसे बनती है कीटोन बॉडी, मतलब कीटोन बॉडी बनती है इनसे। इसी को बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगते हैं, इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। मतलब ये कीटोन बॉडी जो बनते हैं ना बॉडी में, वो किसके साथ में, यूरिन के साथ में शरीर से बाहर निकलते हैं, इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। जैसे ग्लूकोज बाहर निकलता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, वैसे कीटोन बॉडी अगर बाहर निकल रही है तो उसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। डेल्टा सेल स्टूडेंट, अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा सेल, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल होती है वो किसका सीक्रेशन कर रही है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। फंक्शन क्या है, ये अल्फा सेल व बीटा सेल के कार्यों का नियमन करता है। अल्फा सेल और बीटा सेल के कार्य, अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन था, ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, इनके कार्यों का रेगुलेशन कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन। यह ग्लूकागोन में इंसुलिन के स्राव पर नियंत्रण भी करता है। ना तो ग्लूकागोन ज्यादा होना चाहिए ना ही इंसुलिन ज्यादा होनी चाहिए, दोनों बैलेंस रहनी चाहिए बच्चे। इसको कौन कंट्रोल करता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कहाँ से आता है, डेल्टा सेल से आता है। पैनक्रियाज की कौन सी सेल, डेल्टा। तो एक सेल तो हो गई अल्फा, एक हो गई बीटा, एक हो गई डेल्टा। अल्फा सेल से कौन सा, ग्लूकागोन। एक इस सेल से कौन सा, इंसुलिन। और इस सेल से कौन सा बच्चे, सोमेटोस्टेटिन। तो इसका और इसका नियमन कौन करता है, सोमेटोस्टेटिन करता है, दोनों का बच्चे। ना तो ये ज्यादा होना चाहिए ना ये कम ज्यादा होना चाहिए, दोनों बैलेंस में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो दे रखा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसकी बात करें अपन तो संख्या कितनी होती है इसकी, 2। कहाँ पर प्रेजेंट होती है तो अपन कहेंगे स्टूडेंट ये तो किडनी की अपर सरफेस पर पाई जाती है। ओरिजिन की बात करते हैं, कैसी होती है, एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, ध्यान रखना बच्चे। तो यहाँ पर अपन बात करें इसके पोजीशन की बात करें अपन, सुप्रारीनल ग्लैंड, किडनी रीनल ऑर्गन के ऊपर स्थित होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चे, अन्य नाम क्या है इसका, सुप्रारीनल ग्लैंड। अन्य नाम क्या है बच्चे इसके, अन्य नाम की अपन बात करते हैं तो एक इसका अन्य नाम कौन सा है, सुप्रारीनल ग्लैंड। किसकी वजह से, किडनी के ऊपर स्थित होने की वजह से। रीनल ऑर्गन होता है ना किडनी को बोलते हैं रीनल ऑर्गन, तो इसके ऊपर होने की वजह से इसका नाम है सुप्रा, मतलब ऊपर, रीनल ग्लैंड। करो या मरो ग्लैंड कौन सी है, डू और डाई ग्लैंड कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। लड़ो या उड़ो, लड़ाई करो या वहां से भग जाओ, कौन सी ग्लैंड है वो, एड्रिनल। आपातकालीन ग्लैंड कौन सी है, इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। यह ग्रंथि आपातकालीन स्थितियों में सक्रिय रहती है बच्चे। इमरजेंसी में इंसान को तैयार करती है इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। इस ग्लैंड को क्या भी बोलते हैं बच्चे, 4S ग्लैंड, मतलब एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसको 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। रीजन क्या है, शुगर, सोल्ट, सेक्स, स्ट्रेस। मतलब शुगर पर कंट्रोल, सोल्ट को बैलेंस करती है, सेक्स और स्ट्रेस पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको बोलते हैं 4S ग्लैंड बच्चे। 3M ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर डर की भावना आती है, फाइट किसी से लड़वाने के लिए तैयार कर सकती है, अगर कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो लड़ाई के लिए तैयार करती है, फाइट, और अगर अपन लड़ाई में हार रहे होते हैं तो वहां से भागने के लिए तैयार कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं AAAF ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसको क्या भी बोलते हैं, 4S भी बोलते हैं और 3M ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। अगर अपन बात करते हैं इसके शेप की, अपन बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है बीच में होता है, उसे बोलते हैं मध्यांश मेडुला, एड्रिनल मेडुला इनर पार्ट, एक्टोडर्मल। और इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है बच्चे, इसकी बाहर की साइड जो पेरीफेरी की साइड में होता है, परिधि की ओर होता है, इसे बोलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स, आउटर पार्ट मेजोडर्मल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक्टोमेजोडर्मल इन ओरिजिन। ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चे, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। और किडनी कैसा ऑर्गन है, रीनल ऑर्गन बच्चे, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है स्टूडेंट, वो दे रखा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका एक तो एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स कितना पार्ट है इसका, 80% पार्ट, और इसका मेडुला पार्ट होता है वो कितना परसेंट है, 20। ये कैसे, कौन सा है, आउटर पार्ट। यहाँ से किसका स्राव होता है बच्चे, यहाँ से एक हार्मोन का स्राव होता है, सिक्रेशन, कोर्टिकोइड्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, कोर्टिकोइड। किस नेचर का होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है। और ये कौन सा हार्मोन है, 4S हार्मोन बोलते हैं कोर्टिकोइड्स को।
इसमें कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती है बच्चे। इसमें कितनी परतें पाई जाती है? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। इसमें सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा बच्चे, GFR। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। हार्मोन की श्रेणी कैसी है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स। यहाँ से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है इस लेयर से, ग्लोमेरुला से? तो आंसर मिनरलोकोर्टिकोइड। और इसका हार्मोन प्रमुख कौन सा है? मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रमुख हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। मुख्य हार्मोन कौन सा है बच्चे? एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा की अपन बात करते हैं, सेकंड लेयर। किसकी बात कर रहा है ये? कोर्टेक्स की सेकंड लेयर फेसिकुलेटा। यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कौन सा होता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। बोले तो कोर्टिसोल मेरे प्यारे बच्चों, कोर्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन। जोना रेटिकुलेटा की बात करते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर किसकी? कोर्टेक्स की। तो इसे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, वो कौन सा है? सेक्स कोर्टिकोइड। सेक्स कोर्टिकोइड कौन से? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, बोले तो टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का सीक्रेशन यहाँ से होता है, ये इंपॉर्टेंट बच्चे। अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन आते हैं। तो यहाँ से किसका स्राव होता है? यहाँ से किसका सीक्रेशन होता है बच्चे? तो आप कहोगे कैटेकोलमीन्स, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है ये। किस नेचर का है? प्रोटीन नेचर। ये कौन सी नेचर कहते हैं? स्टेरॉइड नेचर। ये कौन सी नेचर का है? प्रोटीन नेचर। तो प्रोटीन नेचर का कौन सा? कैटेकोलमीन्स। और यहाँ से एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन? नोर एड्रिनलिन, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। और इसका हो जाता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब कौन सा ग्रुप जोड़ दिया जाता है? CH3 ग्रुप। मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप जोड़ने से बोलते हैं मिथाइलेशन। और ये बन जाता है एड्रिनलिन। नोर एड्रिनलिन किस में बदल सकता है? एड्रिनलिन में बदल सकता है। नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं बच्चे इनको। इमरजेंसी हार्मोन कौन से हैं? एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, दोनों ही हार्मोन कैसे हैं? इमरजेंसी हार्मोन। इसे बोलते हैं 3F हार्मोन, क्योंकि ये क्या करवा सकते हैं? फियर, फाइट और फ्लाइट करवा सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए फियर, फाइट और फ्लाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। कौन से? नोर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें बच्चे, वो इसमें दे रखा है कि GFR मतलब कोर्टेक्स के 3 पार्ट या 3 लेयर मैंने आपको बताए हैं। तो GFR क्या होती है? सबसे बाहर वाली कौन सी लेयर होती है? ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा। स्राव किसका होता है? यहाँ से मिनरलोकोर्टिकोइड का। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो सेकंड लेयर है। रेटिकुलेटा से सेक्स कोर्टिकोइड, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, सेक्स कोर्टिकोइड। और इन तीनों को बोलते हैं 3 लेयर ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। 3 लेयर होती है तीनों। GFR स्टूडेंट। अपन बात करते हैं इसके बीच वाली पार्ट की बच्चे। तो इसका बीच वाला पार्ट होता है ना, ये अंदर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं मेडुला। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेडुला मध्यांश। इनर पार्ट कितना परसेंट होता है? 20%। और यहाँ से अपन बात करते हैं आउटर पार्ट को क्या बोल रहा है ये? आउटर पार्ट को बोल रहा है एड्रिनल कोर्टेक्स। कितना परसेंट है? 80%। और ये डायग्राम किसका हो गया? एड्रिनल ग्लैंड। अगला पॉइंट इसमें बच्चे को दे रखा है, वो दे रखा है एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन की फंक्शन की अपन बात करते हैं। सबसे पहला एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है बच्चे? जोना ग्लोमेरुलोसा से स्रावित होता है, जो किस टाइप का है? मिनरलोकोर्टिकोइड टाइप का हार्मोन है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ तो बता देता हूँ आपको। इसका फंक्शन ये सोडियम को बढ़ा देता है और पोटेशियम को कम कर देता है। यहाँ पर दे रखा है सोडियम पोटेशियम को संतुलित करने वाला हार्मोन। सोडियम पोटेशियम को संतुलित करने वाला कौन है? एल्डोस्टेरोन। किस टाइप का हार्मोन है? तो आप कहोगे मिनरलोकोर्टिकोइड टाइप का हार्मोन है। कहाँ से स्रावित होता है? ग्लोमेरुलोसा से। सोडियम को क्या बोलते हैं बच्चे? और पोटेशियम को क्या बोलते हैं? वो भी आपको पता होगा। इसे बोलते हैं नेट्रियम, इसे बोलते हैं नेट्रियम, इसे बोलते हैं केलियम। इसे क्या भी बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेट्रियम, इसे बोलते हैं केलियम। तो यहाँ पर क्या लिखा है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम की मात्रा को रक्त में बढ़ाता है, रक्त में सोडियम को बढ़ाता है, जबकि पोटेशियम की मात्रा को कम करता है। इसलिए इसे हाइपरनेट्रिया, मतलब नेट्रिया यहाँ से आया बच्चे, नेट्रियम। सोडियम को बढ़ाता है इसलिए हाइपर मतलब बढ़ाना, नेट्रिया या मतलब सोडियम, तो हाइपरनेट्रिया हार्मोन भी कहा जाता है। नेफ्रॉन की डीसीटी पर सोडियम का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी से सोडियम को उठा लेता है, किस में डाल देता है? ब्लड में डाल देता है बच्चे। ब्लड में सोडियम को डाल देता है, तो सोडियम कहाँ पर ज़्यादा हो जाता है? ब्लड में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रिया। एल्डोस्टेरोन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट एग्जाम हुई थी जो लैब असिस्टेंट की, कि अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन से कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी डिजीज? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने। सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरोन अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी डिजीज? और अगर ये कम हो जाता है हाइपोसिक्रेशन तो बोलते हैं एडिशन डिजीज। तो एक तो एडिशन डिजीज, एक कौन सी डिजीज बच्चे? कम होने से एडिशन डिजीज और ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज? अगला हार्मोन बच्चे वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल कहाँ से आता है? स्राव सीक्रेशन कहाँ से होता है? फेसिकुलेटा से, जोना फेसिकुलेटा। किस टाइप का हार्मोन है? अगर आप एल्डोस्टेरोन की बात करते हो तो वो तो किस टाइप का है? मिनरलोकोर्टिकोइड, लेकिन ये किस टाइप का है? ग्लूकोकोर्टिकोइड। फंक्शन की बात करें, यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है।
ग्लूकोज, तभी तो नाम क्या पड़ा, ग्लूकोकोर्टिकोइड टाइप का हार्मोन। यह हार्मोन स्ट्रेस को समाप्त कर देता है, स्ट्रेस खत्म करने वाला हार्मोन। ये आरबीसी के निर्माण को तो प्रेरित करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के निर्माण को संदमित करता है। ट्रिपल स्टार ध्यान रखना, इनहिबिट करता है बच्चे। आरबीसी का फॉर्मेशन को तो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। तो ये उसको तो क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को तो बढ़ाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ये रोकता है, संदमित करता है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो कहेंगे प्रतिरक्षा में कमी आएगी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा इससे। इसलिए इस हार्मोन को इम्यून सप्रेसर हार्मोन, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाला संदमक हार्मोन, प्रतिरक्षा संदमक हार्मोन भी कहा जाता है। लगा लेना ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इम्यून सप्रेसर हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या दोगे, कोर्टिसोल। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण को रोकता है, पर क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा को मेंटेन करती है, प्रतिरक्षा को बढ़ाती है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको संदमित कर दिया, तो प्रतिरक्षा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा संदमक हार्मोन बच्चे। स्ट्रेस को खत्म करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन प्रतिरक्षा संदमित करता है बच्चे, कोर्टिसोल हार्मोन प्रतिरक्षा संदमित करता है, इसलिए इसे इम्यून सप्रेसर के रूप में अनेक रोगों में काम में लिया जाता है। इम्यून सप्रेसर के रूप में, जैसे एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्व प्रतिरक्षा विकार। स्व प्रतिरक्षा विकार क्या होते हैं, ऐसी बीमारियां जो अपनी बॉडी में होती हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मतलब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है आपकी खुद की बॉडी में, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षा विकार। जैसे एक तो इसमें यूज में लेते हैं इसको ऑटो इम्यून डिजीज में, ताकि ये क्या करता है, कोर्टिसोल थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज में रिलैक्स मतलब रिलीफ होता है, वो ठीक हो सकती है थोड़ा बहुत। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय अंग प्रत्यारोपण, अगर किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो दूसरा ऑर्गन डलवाने से मतलब आपकी बॉडी उसको पहचान लेती है, इम्यून सिस्टम दूसरे के ऑर्गन को, सेल को पहचानता है बच्चे, जानता है उसको, तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है तो उसको दिया जाता है क्या, उसको दिया जाएगा कोर्टिसोल थोड़ा, वो कोर्टिसोल क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करेगा, उससे आसानी से क्या करवाया जा सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और वो रिजेक्ट भी नहीं होगा। अगला इसमें कौन सा फंक्शन है, एंटी अस्थमेटिक हार्मोन, अस्थमा में थोड़ा सा के ये क्या कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट में काम आता है स्टूडेंट। एंटी आर्थराइटिस हार्मोन संधिशोथ में, एंटी रूमेटोइड आर्थराइटिस गठियाबाई में, मतलब कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसमें कौन सा हार्मोन दिया जाता है, कोर्टिसोल, क्योंकि कोर्टिसोल प्रतिरक्षा को कम करता है, प्रतिरक्षा को या इम्यून को, इम्यून सप्रेसर हार्मोन होता है, उसको संदमित कर देता है थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, कोर्टिसोल की कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती है बच्चे, कमी से कौन सी बीमारी, मतलब कमी, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज किससे हो रही है, कोर्टिसोल की कमी से, और अधिकता से हाइपरसिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल से कुर्सिंग डिजीज, कुर्सिंग सिंड्रोम, अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है शरीर में, इसे बोलते हैं कुर्सिंग डिजीज। एडिशन डिजीज किससे हो रही है, कमी से, किसकी कमी से, कोर्टिसोल की कमी से। कोर्टिसोल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन भी कहलाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहलाता है स्टूडेंट, लाइफ को बचाने वाला हार्मोन भी ये कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें स्टूडेंट, सेक्स कोर्टिकोइड। सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं वो रेटिकुलेट ऐसे सीक्रेट होते हैं बच्चे। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, बोले तो टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्त्रीत्व वाले लक्षणों का विकास, फीमेलनेस को इंक्रीज करता है, फीमेलनेस से जो कैरेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एस्ट्रोजन की वजह से। एंड्रोजन क्या करता है स्टूडेंट, मेलनेस क्रिएट करने वाला हार्मोन होता है, पुरुष के जैसे लक्षण डेवलप करने वाला कौन सा है, एंड्रोजन। अर्थात ये दोनों हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लिंग के लक्षणों का विकास करते हैं। एंड्रो मतलब पुरुष, एंड्रो मतलब पुरुष, और गाइनो या एस्ट्रो मतलब किसके लिए होता है, स्त्री के लिए होता है बच्चे। तो अपने सबसे पहले अपन देखें मेल, पुरुष में क्या होता है, सामान्य स्थिति में एंड्रोजन ज्यादा है और एस्ट्रोजन कम है। कौन सी स्थिति में, नॉर्मल पोजीशन में। अगर बात किसकी कर रहे हैं, मेल की बात करते हैं, तो एस्ट्रोजन ज्यादा और एंड्रोजन ज्यादा और एस्ट्रोजन कम है उसमें, तो इस कारण पुरुषत्व के लक्षण ही विकसित होते हैं केवल, मतलब वो पुरुष के जैसे लक्षण वाला होगा, आवाज का भारीपन, लो पिच वॉइस, चेहरे और शरीर पर बालों का उगना, वक्षस्थल पर बालों का उगना या वक्षस्थल का चौड़ा होना, ये सारे लक्षण किसके हैं, पुरुष के लक्षण है बच्चे। ये कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, नॉर्मल पोजीशन। लेकिन विकारग्रस्त पोजीशन, एबनॉर्मल कंडीशन की अपन बात करें मेल में, अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है और एंड्रोजन उसमें कम हो जाता है तो पुरुष में स्त्री के जैसे लक्षण आ जाते हैं, मतलब मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट, जैसे आवाज का पतलापन, बिल्कुल आवाज का तीखा हो जाना, मतलब हाई पिच वॉइस, और इस बीमारी को बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया, मतलब पुरुष में स्त्री के लक्षण आ जाते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं गायनिकोमेस्टिया। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों, इन फीमेल में सामान्य स्थिति में अगर एस्ट्रोजन की बात करें वो ज़्यादा है और एंड्रोजन कम है तो फीमेल में स्त्रीत्व के लक्षण का विकास होता है। फीमेल सामान्य होती है, महिला सामान्य होती है, मतलब उसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, एंड्रोजन कम होना चाहिए उसमें। लेकिन अगर फीमेल में विकारग्रस्त स्थिति की अपन बात करते हैं तो एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया
और एंड्रोजन का स्तर उसमें ज़्यादा हो गया बच्चे, तो स्त्री में पुरुष के लक्षण आ जाते हैं, स्त्री में पुरुष के लक्षण। फिर इस रोग को बोलते हैं विरलिज्म या हिर्सुटिज्म। विरलिज्म या हिर्सुटिज्म बोलते हैं बच्चे। अगर स्त्री में पुरुष के लक्षण आ गए तो हिर्सुटिज्म या विरलिज्म, और अगर पुरुष में स्त्री के लक्षण आ गए तो गायनिकोमेस्टिया। दोनों को ध्यान रखना है स्टूडेंट। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? मेडुला। वो पहले बात किसकी हो रही थी? कोर्टेक्स की बात हो रही थी, अब बात कर रहे हैं अपन मेडुला की। तो इस भाग से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है एपिनेफ्रिन, एक नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन को बोलते हैं एड्रिनलिन, और नोर एपिनेफ्रिन को नोर एड्रिनलिन बच्चे। इनका फंक्शन की अपन बात करें तो इसे बोलते हैं 3F हार्मोन, FF हार्मोन। फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर में तैयार करते हैं इमरजेंसी, फाइट लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं, और लड़ाई में हार रहे हो तो भागने के लिए भी तैयार कर देते हैं इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। इनको बोलते हैं करो या मरो हार्मोन, या तो करो काम को या मर जाओ लड़ाई करके। आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन स्टूडेंट। इन हार्मोन का स्राव आपातकालीन स्थितियों में होता है। कौन से हार्मोन का? ट्रिपल स्टार बच्चे। आपात इमरजेंसी सिचुएशन में होता है किसका सीक्रेशन? एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन का। प्रभाव की बात करते हैं तो बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है बच्चे? क्योंकि वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वैसे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और बीपी बढ़ना भी चाहिए क्योंकि सेल्स के पास में ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए ब्लड की, ज़्यादा ऑक्सीजन जानी चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। पसीना आना, स्वेटिंग, पसीना आ जाता है। आप देखते हो जब डरते हैं तो पसीना आ ही जाता है। थूक सूख जाना, किसी लड़ते हैं तो थूक भी सूख जाता है। सलाइवा कंसंट्रेशन, माउथ मुंह सूख जाता है। रोंगटे खड़े हो जाना, डरने से रोंगटे खड़े हो ही जाते हैं। हार्ट बीट का बढ़ जाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। त्वचा में रक्त की क्या हो जाती है? सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन बच्चे स्किन के पास में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई किस में जा सके? सर्कुलेशन में जा सके। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। त्वचा में रक्त की सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है बच्चे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें हार्मोन एक्शन। हार्मोन की क्रियाविधि की अपन बात करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हार्मोन फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। कैसे मैसेंजर होते हैं? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, विलेयता व प्रकृति के आधार पर। विलेयता मतलब सोलिबिलिटी और नेचर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाते हैं, फेट सोल्यूबल जो पानी में नहीं घुलते हैं। किस में घुलते हैं? फेट में, वसा में घुलते हैं बच्चे। वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन वाटर सोल्यूबल होते हैं, पेप्टाइड प्रकृति के वाटर सोल्यूबल, एमिनो एसिड प्रकृति के वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चे। फेट सोल्यूबल कौन से होते हैं? स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन फेट सोल्यूबल होते हैं बच्चे। एक कौन सा? आयोडाइज्ड हार्मोन, आयोडीनीकृत हार्मोन होता है, वो भी क्या होता है? फेट सोल्यूबल। इसको ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। आयोडाइज्ड हार्मोन थायरोक्सिन, आयोडीनकृत हार्मोन होता है, जैसे यहाँ पर T3 और T4 थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो कैसा होता है? फेट सोल्यूबल बच्चे। लेकिन स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन कौन से हैं? जनन हार्मोन, गोनाड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन होते हैं, वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। जल में नहीं घुलते, वो किस में घुलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वसा में ही घुलते हैं। तो प्रोटीन, पेप्टाइड और एमिनो एसिड वाले किस में घुल जाते हैं? जल में घुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन और थायरोक्सिन किस में डिजोल्व होते हैं? केवल वसा में घुलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है बच्चे। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फेट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, वो कैसे जाते हैं सेल में, कैसे काम करते हैं। तो ये आपके पास में एक कोशिका है, और कोशिका की सबसे बाहर जो ये झिल्ली है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चे? ग्लाइको प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इससे बनी हुई होती है। इसे बोलते हैं लिपिड मेम्ब्रेन, वसा में झिल्ली। अंदर जो फ्लूइड है इसे बोलते हैं ICF, और बाहर वाले को बोलते हैं ECF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसको समझते हैं कि हार्मोन कैसे काम करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो आप, हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट केमिकल मैसेंजर। फर्स्ट केमिकल मैसेंजर जो मैसेज को लेकर जाते हैं किसके पास में? टारगेट सेल के पास में, टारगेट ऑर्गन के पास में और टारगेट टिश्यू के पास में। तो होता क्या बच्चे? फेट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं ना, फेट में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले, जैसे स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन, जैसे एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन, और T3 और T4 बोले तो आयोडीन युक्त कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं बच्चे? क्योंकि ये किस में घुल जाते हैं? फेट में घुल जाते हैं, तो ये डायरेक्टली किसके अंदर जाते हैं? कोशिका के अंदर चले जाते हैं। ये मतलब जो वसा में घुलने वाले होते हैं वो कोशिका के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर रुकते नहीं है। वो किसको पार करके? झिल्ली को पार करके, सेल की मेम्ब्रेन को पार करके इसके अंदर आ जाते हैं। किसको लेकर? मैसेज को लेकर। और मैसेज को लेकर किसके पास में आ जाते हैं? DNA के पास में आ जाते हैं बच्चे। और DNA पर इसकी क्या है? एक्टिव साइट। जैसे यहाँ पर ये कोई हार्मोन है, ये वाला हार्मोन, ये चलता हुआ किसके माध्यम से आ गया? यहाँ पर ये किसके अंदर आ गया? सेल मेम्ब्रेन को पार करते हुए अंदर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पर क्या है? DNA, और यहाँ पर इसका रिसेप्टर है, यहाँ पर आके ये बाइंड हो गया। अब ये यहाँ पर एक्शन करवाएगा और यहाँ पर बनेगा मैसेंजर RNA, और यहाँ से बनेगी प्रोटीन बन जाएगी। मतलब कुल मिलाकर इस प्रोटीन के फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ से, इस हार्मोन के माध्यम से।
लेकिन दूसरा हार्मोन देखना बच्चे आप, अगर वो हार्मोन कैसा है, अगर वो हार्मोन वाटर सोल्यूबल है। अब इसमें देखो बच्चे, आप खुद ही देख रहे होंगे, अगर वो फैट सोल्यूबल है तो यहाँ पर रुकता नहीं है, उसकी एंट्री को रोका नहीं जाता, वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की नेचर भी कैसी है, लिपिड नेचर है, और इसकी नेचर भी कैसी है, लिपिड नेचर। तो सेम को रोकता ही नहीं है, कहता है चले जाओ अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाटर क्या है, पोलर, और ये मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर। तो यहाँ पर आते ही इसको रोक दिया जाएगा, रुको क्योंकि तुम हमारी नेचर के नहीं हो। जैसे ये यहाँ पर पहुंचता है वाटर सोल्यूबल हार्मोन, तो इसको रोका जाता है कि रुको, यहाँ पर तुम हमारे लायक नहीं हो, हमारी नेचर के नहीं हो। तो फिर रुकते ही यहाँ पर ये कहता है कि हमें तो काम तो करवाना है, तो काम कराओगे तो ठीक है, यहाँ से मैसेज जनरेट करो। यहाँ पर ये बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ में बाइंड है। रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने के बाद में अब यहाँ से जनरेट होता है सेकेंड केमिकल मैसेंजर। यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जनरेट होता है बच्चे सेकेंड केमिकल मैसेंजर। मतलब बाहर से आवाज़ लगाते हैं, बाहर से आवाज़ लगाते हैं तो कोई अंदर बैठा है, और अंदर कौन बैठा है, सेकेंड केमिकल मैसेंजर, वो इसकी बात को सुनता है। मतलब फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कौन था, यहाँ पर हार्मोन था, लेकिन इसकी बात को कोई दूसरा सुनता है और यहाँ पर इसको मैसेज पहुंचा देता है, क्योंकि इसको अंदर जाने से रोक लिया गया। अब वो सेकेंड केमिकल मैसेंजर कौन होते हैं, सुनने वाले, CAMP, CGMP, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, और IP3 और CA+2, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंड केमिकल मैसेंजर, सेकेंड केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं बच्चे। तो इस प्रकार से बुक पे तो डायग्राम दे रखे हैं सेम ऐसे की ऐसे, उनको आप समझ लेना बच्चे। यहाँ पर देख रहे होंगे, एक तो किसकी बात कर रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस नेचर का है, लिपिड नेचर का। तो ये डायरेक्ट अंदर जाता है और टारगेट साइट के साथ में बाइंड होके क्या करता है, ये पूरा काम करवा देता है। यहाँ पर कोई सेकेंड केमिकल मैसेंजर जनरेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट, कौन सा हार्मोन, FHH हार्मोन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर इसको जुड़ना पड़ता है रिसेप्टर से, और फिर यहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट होता है, कौन सा, सेकेंड केमिकल मैसेंजर, और फिर वो कहाँ पर जाता है, टारगेट साइट के पास में जाकर अपना काम करता है। तो इस प्रकार से आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो अपना कौन सा रहेगा, ये आप देख लेना कि सेकंड केमिकल मैसेंजर कौन से होते हैं, CAMP, CGMP, CA+2 और IP3, इसको आप ध्यान में रखना। और अगला टॉपिक स्टार्ट वो कौन सा करेंगे बच्चे, नर्वस सिस्टम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहो।